अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। क्या हाल चाल? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमेशा की तरह जो मैं कहती हूँ, हम एक नया शो लेके हाज़िर हो गए। मैं कभी कभी सोचती हूँ खैरियत कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर याद है आपको बचपन में हम एक सब ने ऐसे लिखा था, एक तो हमने माई सेल्फ पे ग्रेड 1 में ऐसे लिखा था, वो एक यूनिवर्सल ऐसे एवरीबडी हैड टू राइट। और याद है उस ज़माने में जब माई सेल्फ पे ऐसे लिखने को मिलता था तो हम अक्सर अपने दोस्त से भी कॉपी करने की कोशिश करते थे कि इसने क्या लिखा है, और हमारे पास वो कुछ 4-5 लाइन्स थी जो उनसे लिखी नहीं जाती हैं। आज अगर कोई कह दे आप अपने बारे में बताएं तो हमारा फेवरेट टॉपिक है मैं, वी कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट। इंसान को सबसे ज़्यादा अपने बारे में बात करना पसंद है, तो वो जो माई सेल्फ का ऐसे हमने ग्रेड 1 में सीखा था, आज तक हम अपने माई सेल्फ पे ही ऐसे लेके जा रहे हैं, दूसरे के सुन ही नहीं रहे। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे जो हमारी उर्दू की टीचर लिखवाया करती थी, वो क्या था? तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो हमें उस वक्त तो नहीं समझ आता था कि तंदुरुस्ती हज़ार कैसे नेमत हो सकती है। मैं शायद उन बच्चों में से हूँ जिनको लगता था कि नहीं यार, नेमत जो असल है ना वो सिर्फ पैसा है, पैसे वालों की ज़िंदगी है। लेकिन बाद में रियलाइज़ किया कि आपकी ज़िंदगी, आप अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाएं अगर आपका सर दर्द ही 5 दिन तक ना आ जाए, और अगर खुदा न खास्ता आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो कि ज़्यादा लंबा उसका अरसा लगता है, जैसे होता है ना खुदा न खास्ता आपको कैंसर हो जाए, अल्लाह ना करे कोई स्किन कंडीशन हो जाए, तो आप ना सिर्फ ज़िंदगी से बेजार हो जाते हैं, आपके इर्द गिर्द जो आपका ख्याल रख रहे होते हैं वो तक कभी कभी आपकी मौत की दुआ के लिए दूसरों से कह रहे होते हैं कि अल्लाह ताला बस हमारी अम्मी की मुश्किल आसान कर दे, या प्लीज़ हमारी बहन के लिए दुआ करना, उसकी मुश्किल आसान हो जाए। तो इस हद तक इम्पॉर्टेंट है कि हम सेहतमंद रहें। दूसरी बात ये जो हम बात करते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, आप अगर ये सोचें कि ये सेहत ही है जिसकी वजह से हम निकल के बाहर काम पे आ गए, या जैसे मैं एक स्पीकर हूँ, मेरा काम है सिर्फ बातें करना और उसके पैसे हाथ से कमाना। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मैं खाना खाते हुए मेरी ज़बान ही दांतों में आ जाए, या खुदा न खास्ता कट जाए, या एक दिन मैं उठूँ मुझे पता चले मैं हकली हो गई हूँ या तोतली हो गई हूँ, मेरी दुकान बंद। तो आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम उनको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, आज सुबह सुबह एक बड़ी मज़ेदार एक ख़बर मेरे सामने आई, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। हम सुनते हैं ना, हम कहते हैं यार इसको तो IQ इतना कम है, या हम लोग कहते हैं कि वो जो आइंस्टाइन था उसका IQ बहुत ज़्यादा था। तो पहले तो मैं बता दूँ बहुत ज़्यादा बहुत कम IQ क्या होता है। अगर आपका IQ 70 से कम है तो आप लो IQ वाले माने जाते हैं। तो आपके इर्द गिर्द जो बहुत ही डम बोंगा आदमी है ना, तो उसका यकीनन IQ जो है वो 70 से कम होगा। और अगर आपका IQ 140 या 140 से ज़्यादा है तो आप एक इंटेलिजेंट पर्सन समझे जाते हैं। अच्छा, जो मैंने ख़बर पढ़ी मैं आपको भी सुनाती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर है। दुनिया में जो है वो IQ गेज किया जाता है, इसके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं, वो वाली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ नहीं जो ख़बरें लेकर आ रही हैं हमारे पास, वो एजेंसीज़ जो कि लोगों की इंटेलिजेंस कोशेंट को चेक करती हैं, वो हर साल लिस्ट जारी करती हैं कि कौन से मुल्क में लो IQ वाले लोग हैं, कौन से मुल्क में हाई IQ वाले लोग हैं। तो वो मैं आपको सुनाती हूँ कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू है उसने कंपाइल की एक पूरी लिस्ट पूरी दुनिया की, और उन्होंने बताया कि वो कौन से टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जिनका हाईएस्ट एवरेज IQ है। एवरेज IQ क्या आता है? आप तमाम लोगों का एक बहुत बड़ा सैम्पल साइज़ लेते हैं, उनका IQ चेक करते हैं, फिर देखते हैं इनका एवरेज क्या निकल रहा है। अब सोचें अगर हमारा IQ चेक होने लग जाए तो हमारा एवरेज IQ क्या निकलेगा। डेढ़ होशियार सब है लेकिन होशियार कम है हमारे मुल्क में। अच्छा, तो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट 68% जो दुनिया भर में लोग हैं, जो 68% है, उनका IQ 85 से 115 तक होता है। 70 से नीचे बहुत लो है IQ, और मैंने बताया ना 140 से ऊपर आप बहुत जीनियस हैं। एवरेजली 68% दुनिया भर के लोगों का IQ है 85 से लेकर 115 तक। लेकिन 10 ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे रहने वाले लोगों का एवरेज IQ बड़ा ज़बरदस्त है। मैं उनके नाम बताती हूँ। नंबर 1 पे है, गैस कर सकते हैं? नहीं, कराची वालों का नहीं है। नंबर 1 पे है जापान। जापान का एवरेज IQ है 106। जापान का लिटरेसी रेट भी आपको पता है 100% है, वहाँ हर शख्स पढ़ा लिखा है। तो जापान का IQ, जापान नंबर 1 पे है विद 106। दूसरे नंबर पे है ताइवान। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग, हमें पता नहीं क्यों लगता है कि जो ताइवान के हांगकॉन्ग के लोग हैं ना, इनका दिमाग ज़्यादा चलता नहीं होगा। देयर IQ इज़ 106। अच्छा, जापान का था 106.48, ताइवान वालों का 106.47, फिर सिंगापुर 105.89, हांगकॉन्ग, ताइवान के बाद हांगकॉन्ग। तो ये मछली ज़्यादा खाते हैं ना, वहाँ पे अगर आप चले भी जाएँ तो हर जगह मछली की स्मेल आती है, और कहते हैं मछली दिमाग को तेज़ करती है। तो ताइवान के बाद सिंगापुर है, सिंगापुर के बाद हांगकॉन्ग 105.37, फिर चाइना, ये कैसे पीछे रह सकते थे, ये एक ही कम्युनिटी है सारी, 104.1, साउथ कोरिया 102.35, बेलारूस 101.6, फिनलैंड
फ़िनलैंड काफ़ी नीचे मुझे लग रहा था ऊपर होगा क्योंकि इनका तालीमी निज़ाम दुनिया का बेहतरीन तालीमी निज़ाम समझा जाता है। वो हैं जनाब आली 101.2। फिर एक कंट्री है जिसका नाम है लिक्टनस्टाइन, मैंने भी पहली बार ही सुना है नाम, 101.07। फिर जर्मनी एंड नेदरलैंड्स 100.74। सबसे पहले तो जिन लोगों को, मुझे ये तो पता था कि चाइना के चाइनीज़ जापानीज़ बहुत ज़हीन होते हैं। अगर आपने कभी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स देखे हो मैथ के तो अक्सर जो एशियन फार ईस्टर्न शक्ल होती है ना वो टॉप पर होती है। लेकिन आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग हांगकॉन्ग और ये दूसरा क्या था ताइवान। और ये जो एक नया मुल्क मैंने सीखा कि जिसका टॉप IQ में नाम आया है उसका नाम है लिक्टनस्टाइन। मैं इसको रिसर्च करूँगी मुल्क कहाँ का है क्या है। लेकिन सैडली हमारी सारी डेढ़ होशियारियों के बावजूद, सारी चालाकियों के बावजूद हमारा नाम कहीं टॉप 10 तो क्या, अगर आगे भी लिस्ट है हमारा नाम कहीं भी नहीं है। तो प्लीज़, जो मैं हमेशा कहती हूँ, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ी एक्चुअल जहानत वाले काम करें। चालाकियों तेज़ियों में आगे होना कोई कमाल नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट टेकिंग अस एनीवेयर। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद हैं एक बड़ी मज़ेदार सी होम शेफ़ जिनका आपको पता है उनका अपना YouTube चैनल भी है और ये खाने पकाना भी सिखाती हैं और लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग भी करती हैं। इनसे जानेंगे हम कि आप क्या करती हैं, कब से कुकिंग कर रही हैं और आज हमारे लिए क्या लेकर आई हैं। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं मौजूद हूँ किचन में और मेरे साथ एक होम शेफ़ मौजूद हैं। जानते हैं उनसे कि वो कौन है, कहाँ से आई हैं, क्या करती हैं और आज हमारे लिए क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम साकिब। अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ, अच्छा जी इरम, मुझे अभी आपने बताया था आपका, बल्कि कुछ दिन पहले आपने बताया था कि आपका यूट्यूब चैनल भी है। किस नाम से? इरम का किचन ब्लॉग। इरम का किचन। और इरम का किचन लिखेंगे तो आ जाएगा? इरम का किचन लिखेंगे। हाँ, कब से करें? 2 साल हो गए, बल्कि 2.5 साल हो गए मुझे। तो अभी मोनेटाइजेशन शुरू हुई है? जी, पैसा हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो डॉलर कमा रही हैं इरम। जी। इरम, तो कैसा, मतलब वाज इट इजी या मुश्किल था? ऐसे बहुत सारी हमारी ऐसी ख़वातीन हैं जो करना चाहती हैं कुछ ना कुछ घर में बैठ के, तो आपको क्या लगता है कि लगन की वजह से इट स्टार्टेड या क्या करना है, बहुत सारे वीडियोस बना के डालना है? बस ये था कि लॉकडाउन शुरू जब हो गया था तो थोड़ी सी घर में रहते थे, एंग्जाइटी सी होती थी। हाँ, कि क्या करें, तो क्या करें। तो फिर मेरी बेटी ने कहा मम्मा आप इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं तो ऐसा करते हैं चैनल बना लेते हैं। तो बस फिर वो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था तो फिर हम लोग इस तरह से वीडियो थोड़ा सा कैमरा में भी देख के बताइए क्योंकि हमारे सब लोग सुन रहे हैं आपको। हाँ जी। तो फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था तो फिर घर में ही रहते थे तो फिर हम स्टार्ट कर दी वीडियो बनाना। तो फिर इस तरह से मैं चैनल बना लिया अपना, इरम का किचन। इरम का किचन। स्पेलिंग क्या? ERUM इरम का किचन व्लॉग, VLOG जी। तो और कब से पैसे उससे कितने अरसे बाद कमाने शुरू किया? 1 ईयर हो गया है। 1 ईयर के बाद उससे पैसा? जी जी। वाह, और कैसा लगा होगा ना जब पहली बार? बहुत खुशी हुई थी। हाँ, यकीन ही नहीं आ रहा होगा। पहले तो मोनेटाइजेशन की मतलब खुशी होती है, फिर डॉलर आना शुरू होते हैं। वाह वाह, तो इरम हमारे सेट पे खातून है जो डॉलर कमा रही है। अच्छा इरम, ये बताइए कि आप हमारे लिए आज क्या पका रही हैं? आज मैं बना रही हूँ जी लाहौरी चने बना रही हूँ। लाहौरी अंडा चना? जी। हमारा पाकिस्तान का शहर है लाहौर और जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। आप पंजाब से ताल्लुक है? जी जी। अच्छा, कहाँ से? मेरा चिनियोट से। आपका चिनियोट से? अच्छा, तो पूरी फैमिली पंजाब से है? जी। आपके तो पंजाबी पाए और पाए जी, पाए निहारी। जबरदस्त जबरदस्त। और कराची में बेस्ड है? हाँ, यहीं पे पले बड़े, यहीं पे पैदाइश तो कराची तो शुरू से कराची में? जी। हाँ, लेकिन सही बात है। एक मैं बहुत फ़नी बात बताती हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो कराची का ही था, फिर वो लाहौर गया, पुरानी बात है काफ़ी, फिर वो अब तो बाहर जा चुका है। तो वो लाहौर गया तो बड़ा लाहौर से तंग आ गया। जब लाहौर से तंग आके वापस कराची, आपको पता है कराची वाले कहीं पर भी नहीं रह पाते, तो मुझे कहने लगा, लोग मुझे कहते थे जैसे जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया ही नहीं। मैं कहता हूँ जिन्हें लाहौर नहीं देखा चंगा कीता। चंगा कीता। मुझे अभी तक उसकी बात याद है। बट लाहौर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। हमारा मुल्क पूरा पाकिस्तान ही माशाल्लाह अगर आप जाएं जी, साफ सुथरा खूबसूरत। तो जनाब, हम क्या करने वाले हैं? हम लाहौरी नाश्ता बना रहे हैं। कराची में जैसे हम लोग हलवा पूरी वगैरह का नाश्ता होता है तो लाहौर में हाँ चने पाए, चने नान, तो लाहौर में ये नाश्ता है। तो ये हमने सबसे पहले चने लिए हैं कितने? ये मैंने ½ kg चने लिए। ½ kg इनको मैंने बॉईल कर लिया था। हाँ, बिल्कुल रेडी। जी जी, ये रेडी चने। और कितने अंडे आपने लिए? ऐसे ही हमने जितने मर्जी चाहे ले लें? जी, जितने मर्जी आप बना लें अपने, मतलब जितने आपने लेने। अभी मैंने 4 अंडे लिए
और ये बॉयल आलू है, इसको मैंने ना इसको पीस के आलू और चने को पीस के एक ये मिक्सचर बनाया है। ओह, ये कितना अच्छा, ये जो आपने पेस्ट बनाया है जी। इसमें आपने एक बॉइल्ड आलू डाला और थोड़े से चने ले लिए मैंने, और आपने इसको ग्राइंडर में ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया और ये इस तरह का एक पेस्ट बन गया। थोड़े से चने, एक आलू का ही पेस्ट। अच्छा, ये कह रही हैं कि इस पेस्ट से ग्रेवी बनेगी। ठीक है, क्योंकि पंजाब में जैसे चिक्कड़ छोले कहते हैं ना, चिक्कड़ छोले, तो ये चिक्कड़ जो है वो इससे आता है। ओके, वंडरफुल। तो ये लाहौरी अंडा तो ये एक सीक्रेट राज है जो इससे आता है, चिक्कड़ जो है। जबरदस्त। तो भाई चिक्कड़ छोले का चिक्कड़ ही है। सही है। और एक ये मेरा घर का मसाला है जिसको अभी हम एंड में बात करते हैं। जी। दही दही ले लिया मैंने। ये कितना है? ये भी एक पाव के करीब है, पाव दही है। एक पाव दही है। हाँ ठीक है, क्योंकि हम टमाटर यूज नहीं कर रहे, हम खाली दही डाल रहे हैं, तो एक पाव दही है। ओके। आधा किलो चने में एक पाव दही है। और ये आलू और चना मिला के इन्होंने चिक्कड़ बनाया। चिक्कड़ बनाया। अच्छा, प्याज आपने कितनी ली? 2 मीडियम प्याज ले ली, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया। और वो भी ब्लेंडेड प्याज है? ठीक है, ग्राइंडेड प्याज है। ये क्या है? ये सफ़ेद कुटा हुआ भुना हुआ घर का जीरा है। कितना डालेंगे आप इसमें? इसमें मैं 1 चम्मच डालूंगी। 1 टेबल तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा तो ऊपर से डालूंगी। ओके, 1 टीस्पून आप एंड में डालेंगे। ये क्या है? ये है गरम मसाला। ये भी एंड में डालेंगे? ये भी एंड में डालेंगे, वरना कड़वा हो जाएगा। ये क्या है? ये ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, ये भी एंड में डालेंगे। ये चीजें जो है ये एंड में डाली। कसूरी मेथी? ये भी एंड में जाएगी। ये भी आखिर में जाएगी। ये भी अच्छा, काली मिर्च भी 1 टीस्पून जाएगी। जी। कसूरी मेथी कितनी डालेंगे आप? हाँ, 1 टीस्पून जाएगी, थोड़ी सी। जी। वो हल्दी भी 1 टीस्पून जाएगी। और नमक जो है वो अपने हिसाब से हस्बे जायका। सही है। और आखिर में मुझे नजर आ रहा है कुछ पानी सा रखा है, ये क्या है? ये जो मैंने चने बॉईल किए थे ना, ये उसका पानी है। ये आपने फेंका नहीं? ये फेंका नहीं है, उसी में पकाएंगे चने? क्योंकि चने को अच्छी तरीके से वॉश करके तो फिर हम पानी एक ऐसा बनाते हैं कि जो हम इसको बाद में भी इस्तेमाल कर लें। अगर हम चाहें तो इसमें चिकन ब्रॉथ, चिकन भी डाल सकते हैं आप, और स्टॉक भी डाल सकते हैं, पाई का भी। लेकिन अब हम अभी चने डालें। अब ये जो आपने घर से एक मसाला पीस के लाई हैं, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? इसके हैं जी, सौंफ है, काली मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा है, और साबुत लाल मिर्च है, और धनिया है। इसको हमने तवे पे ऐसे रोस्ट कर लिया, तवे पे रोस्ट करके फिर हमने इसको ग्राइंड कर लिया। अच्छा, ये जो मेरा मसाला है, जो ये जिसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आप कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, आप कलेजी बनाएं उसमें डाल सकते हैं। ये मतलब मल्टी-पर्पस मेरा मसाला। और ये मेरी इस मसाले ने मेरी जिंदगी आसान कर दी। बस एक बार बना के रखा है, डब्बा लाने की बाजार से मुझे जरूरत नहीं। कढ़ाई बहुत मजे की बनती है इस मसाले से। क्या आप मुझे बताएंगी कि ये अगर मैं मसाला घर में बनाना चाहूँ तो ये मैं सारे हम वजन लूँ या अलग अलग लूँ? जितनी क्वांटिटी लेना चाहिए, लेकिन एक जैसे इतना ले रहे हैं, इतना साबुत धनिया ले रहे हैं, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है तो 1 टेबलस्पून सौंफ है। जी। और आपका जो जीरा है वो भी 1 टेबलस्पून? जी, 1 टेबलस्पून। और मेरे ख्याल से 1 टीस्पून काली मिर्च है। जी। और 3-4 या अपनी हस्बे जायका, जितना आप बनाना चाहिए। ये जो आपने इलायची बड़ी और ये रखा हुआ है, ये उसके लिए? ये जब मैं प्याज इसमें डालूंगी, ठीक है, मैं चूल्हा जला रही हूँ। प्याज की स्मेल को, जो स्मेल सी आती है, उसको खत्म करने के लिए ये डाला जाएगा। सही है। अब आप मुझे बताइए। हाफ कप आप ऑयल डाल देंगे। हाफ कप। कोलेस्ट्रॉल से भरपूर नाश्ता बन रहा है तो ऑयल भी ज़्यादा डलेगा। ऑयल ज़्यादा होगा तो ही अच्छा। नहीं, और चने वैसे भी ऑयल पी लेते हैं तो ज़्यादा होता है तो नज़र आता है। आई थिंक ये हाफ कप नहीं, थोड़ा सा और डाल दें। अब ठीक है, इसमें हम डालेंगे प्याज। अब आगे आप करें, मेरी आपको यहीं तक असिस्टेंस हासिल है। नहीं, आप कहेंगी तो मैं कुछ और भी कर लूँगी। नहीं करूँ? ये जो यूज़ करती जाइए वो आप मुझे देते हैं, मैं हटाती जाती हूँ। मियाँ कितने सपोर्टिव हैं ये बताएं? बहुत ज़्यादा, बल्कि पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। हमारे पास भी पता है, जब हमने फेसबुक पे डाला ऐड तो इनके देवर की मेरे पास कॉल आई फेसबुक से, क्योंकि उनके पास मेरा नंबर नहीं था। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि मेरी भाभी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। तो दैट वाज वेरी स्वीट कि घर वाले सपोर्ट करें और कॉल मिलाएं। ये इसकी जो स्मेल है ना प्याज की, उसको ख़त्म करने के लिए एक मैंने बड़ी इलायची ली है, ठीक और है, दालचीनी और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाला है। अब ये जैसे थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। ये वाला जो घर का मसाला है, और नमक और हल्दी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, मुझे लगता है पिसा हुआ प्याज थोड़ी देर लेता है, थोड़ा सा देर लेते हैं हाँ फ्राई होने में। दूसरी प्याज फटाफट लाल होती है, ये बस इसमें वाटर प्याज फ्राई होने में थोड़ी सी देर लगती, वरना फ़ौरन ये डन हो जाएगी, क्योंकि चने हमारे डन है। और चने को भी बॉयल करने का एक हमारा तरीका है कि चने में जब बॉयल करते हैं उसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया,
अच्छा, मैं 1 चम्मच शक्कर डालती हूँ, चीनी। उससे ये बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं चने। ये जैसे लाहौरी चने का ये होता है कि आपने रोटी का निवाला लिया और आप उसको टच करें और वो टूट जाए। हाँ, तो क्या हम बेकिंग सोडा भी तो डाल सकते बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, वो मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, बहुत थोड़ा सा, 1 चम्मच वो थोड़ा सा डाला और 1 चम्मच चीनी डाल दी। हैं? और ये आप भिगोने के वक्त या पकाने के वक्त? पकाने के जब मैं बॉईल करूँगी चने को। अच्छा अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जब मैं भिगोने रखती हूँ ना चने, तब मैं बेकिंग सोडा डालती हूँ, फिर मैं वॉश करके वो वाला पानी फेंक देती हूँ। सही से। तो बेकिंग सोडा अपना काम कर चुका होता है तब वो तक। काम कर चुका है। हाँ। आप उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन आप चीनी ज़रूर डालें 1 चम्मच। अच्छा, मेरी अम्मी गोश्त गलाते हुए भी चीनी डालती हैं। हाँ, करती हैं? उससे टेस्ट बहुत अच्छा इन्हें और कहती हैं कि गोश्त जल्दी गलता है। जल्दी जल्दी। मैंने तो खैर कभी डेयर नहीं किया कि चीनी डाल के सालन पकाऊं, मगर पता ही नहीं चलता चीनी पता का नहीं, कोई मजा बिल्कुल नहीं। पता नहीं चलता चीनी का। और 1 चम्मच नमक डाल के बॉईल कर लें आप। सही है। आई लव चने। अंडे भी आप? अच्छा हाँ, अंडे भी लास्ट में हम लोग डालेंगे, अंडे बॉईल करके। अच्छा, आप फ्राई करेंगी इन अंडों को डालते इनको हैं? हाँ, हल्का सा नमक और हल्दी लगा के इसको मैं फ्राई कर लूँगी हल्का सही, सा, सही। और फिर मैं इसको डिश तो ये जब आप डिश आउट करेंगी तब आप अंडा डालेंगी, जी। पकते में नहीं डालेंगी? नहीं, पकते नहीं, वरना अजीब सा अंडा वरना वो हो अजीब सा हो जाता है, इसलिए हम फ्राई कर लेते हैं ना, ताकि वो फिर थोड़ा सा फ्राई भी नज़र आए। राइट, राइट, हाँ। मैं संडे को हो रही थी मुझे ज़बरदस्त क्रेविंग ना, ज़बरदस्त से चनों की। फिर मैंने क्या किया, हमारी बोट बेसन पे करीब वो मिलता है, एक बहुत मशहूर जगह, मैं नाम नहीं लूँगी, तो वहाँ पे पाई भी मिलते हैं, चने भी मिलते हैं। तो मैंने एक पाई, अच्छा हमारे जो बाज़ार में पाई मिलते हैं, ऐसा लगता है पूरी बाल्टी पानी की डाल दी और उसमें एक तैर रहा है पाया। तो खैर वो मैंने एक वो मंगवा के, और चने भी मैंने बॉयल मंगवा लिए। फिर मैंने पाए चने डाल के हल्की आंच पे पका लिया और अंडे बॉईल करके डाल दिए। मज़ेदार अंडा चना तैयार। अच्छा, हमारे पंजाब में तो जैसे साग हो गया, मकई की रोटी हो गई, मूली वाली रोटी हो गई। साग, आई लव साग। हाँ, अभी मैंने अपने चैनल पे भी डाली है मूली वाले पराठे। जी जी। अब इनका मैं चैनल फॉलो कर करके बस एंटरटेन होती रहूँगी। अच्छा, ये जैसे अक्सर होता है कि आपका तो पैशन है, वरना जो ख़वातीन होती हैं उनके 2 फेवरेट काम होते हैं। एक ऑनलाइन देखते रहना कौन कौन से कपड़े अवेलेबल हैं, ख़रीदना कुछ नहीं है, और इसी तरह बैठ के रेसिपीज़ देखते रहना, पकेगी वही टंडे आलू बैगन घर में। अच्छा, आप जितनी रेसिपीज देखेंगे ना, आप नहीं बना सकेंगे। मेरे पास सेव हैं, आप अगर मेरा देख लेना व्हाट्सएप या मैंने घर। कभी भी रेसिपीज देख के कभी नहीं बनाई मैंने। नहीं, मेरा फेवरेट मशगला है इंस्टाग्राम पे भी रेसिपीज़ देखते रहना, देख देख के खुश होती हूँ मैं। अच्छा, और अपनी फैमिली ग्रुप पे भी भेज भी रही होती हूँ कि बनाओ और मुझे बुलाओ। आई थिंक ये बस नात वगैरह भी मैं पढ़ लेती हूँ। हैं? हाँ, अपने चैनल पे मैं नात भी पढ़ती हूँ। अच्छा, अच्छा खासा एंटरटेनिंग चैनल है आपका। तो मुझे ये बताएं कि फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था व्हेन यू स्टार्टेड दिस? बस सपोर्ट किया उन लोगों ने, क्योंकि मुझे एग्जाइटी बहुत हो गई थी। लॉकडाउन भी मेरे अम्मी अब्बू का जैसे इंतकाल हो गया था, तो बहुत सोचती थी मैं, बहुत डिप्रेशन हो गया था। डिप्रेशन का शिकार हो गई थी मैं बिल्कुल ना। तो अब फिर मेरी बेटी ने कहा, नहीं, बड़ी वाली जो मेरी बेटी है उसने कहा, नहीं मम्मा आप ऐसा करें, आप इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं तो आप चैनल बना लें। तो उसी ने मेरा चैनल वगैरह बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बच्चों को फर्स्ट सेकंड वीडियो से ही अच्छे रिस्पांस आने शुरू हो गए। माशाल्लाह। और कभी कोई बैड कमेंट नहीं आया तो बस हो गई। हाँ। सबसे पहले क्या डाल रहे हैं हम? दही डालूंगी। मैं चमचा चलाती हूँ आपके लिए, आप फटाफट दही डालें। दीजिएगा, मैं पूरा निकाल, मैं कर देती हूँ। अब क्या डालना है? हाँ, थोड़ा सा नमक हल्दी डालूंगी। सही है। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून हल्दी डाली दही में है। नमक क्योंकि हमने इसमें भी डाला हुआ है, बॉयल में भी डाला हुआ है, तो थोड़ा एहतियात से ही डालेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो घर का जो भुना कुटा, जो मैंने मसाला आपको बताया था, ये हम 2 चम्मच डालेंगे। सही है। क्योंकि हम कोई और मसाला डाल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये हम 2 चम्मच डालेंगे। अच्छा, ये हस्बे जायका होगा इसमें, अगर आपको इसकी स्मेल देखें कितनी, मतलब अच्छा, सौंफ की तो बड़ी कमाल स्मेल आ रही है इसमें। जी जी। सौंफ से हर खाना ऐसा लगता है जैसे बाजार का खाना है। नमक हम डाल चुके हैं, मैं हटा रही हूँ। ये मैं पीछे रख देती हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा पक जाएगा तो फिर हम इसमें ये वाला पेस्ट डाल देंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद हम ये वाला पानी इसमें ऐड करके और चने डाल देंगे। सही है। ये कितनी देर में पकेगा? ये बस 5 मिनट में। 5 अच्छा। मिनट इसको लगेंगे। नहीं, मैं ये सोच रही थी फिर अगर मैं ब्रेक ले लूँ और उस ब्रेक में, मगर फिर वो ये है कि ऐसा करते हैं, इसको आप 5 मिनट पका के, आप कह रही हैं ये डालेंगी, थोड़ा सा भूनेंगी, जी जी, फिर आप वो पानी डाल के चने डाल देंगे। चने डाल देंगे एक साथ और हल्की आंच पे
बस फिर 5 मिनट बाद वो डन हो जाएंगे, क्योंकि फुल डन है हमारे हाँ, चने तो इसका मतलब है कि ये मसाला बिल्कुल कुकड होना ये मसाला थोड़ा सा पकना चाहिए। बस ठीक है, फिर आप ये मसाला पकाइए। जी। मैं ब्रेक ले रही हूँ, हमारे साथ दूसरी गेस्ट क्योंकि मौजूद हैं। मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो ये इंशाल्लाह अंडा चना रेडी होगा। काफ़ी देर बाद आऊँगी वैसे ब्रेक के बाद वापस, हमारे पास बहुत टाइम है, आप आराम से बना के तसल्ली से बैठ के हमारा शो देखिएगा। तो भाई हम एक ले रहे हैं ब्रेक। अभी से स्टूडियो में बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है क्योंकि इनका जो वो एक स्पेशल मसाला था उसकी बहुत अच्छी सी महक है। आई जस्ट लव कि हमारे पास ये एक सेगमेंट है कुकिंग का कि रोज़ रोज़ मज़ेदार खाने हम इंजॉय करते हैं। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद हैं एक स्पीच थेरेपिस्ट, कंसल्टेंट हैं और ज़ियाउद्दीन में काम करती हैं। बहुत ही अहम मौजू पे बात करने वाले हैं हम, जिस पे आम तौर पे बात नहीं होती है। वो ये है कि जब ओल्ड एज के लोग जाते हैं तो किसी को डिमेंशिया हो जाता है, पार्किंसंस हो जाता है, ओल्ड एज के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और एक और प्रॉब्लम ये होता है कि बात करने में बुज़ुर्गों को डिफ़िकल्टी होने लगती है। जो केयर टेकर होता है, केयर गिवर जो होता है, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से बुज़ुर्ग को हैंडल करें। हमारी अपनी फैमिली में किस तरह का एक हैं बुज़ुर्ग इस वक्त मौजूद हैं जो कि ओल्ड एज की वजह से बात ही नहीं कर पाती, तो लोगों को समझने में मसला होता है। और हम पता है क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम उस पेशेंट को बोलते हैं कि अब्बा जी ऊंचा बोलिए, अब्बा जी क्या कह रहे हैं आप। हम पता नहीं क्यों टॉर्चर करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम जितना ज़्यादा उसको बुज़ुर्ग को चीख चीख के बोलेंगे कि अब्बा जी ऊंचा बोलें तो अब्बा जी बोलने लग जाएंगे। तो किस तरह हम बुज़ुर्गों का ख्याल करें, वो कौन सी फैक्टर्स हैं जिनका हम शुरू से एहसास करें ताकि ओल्ड एज में प्रिवेंट किया जा सके। इस इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करने के लिए जिनको मदऊ किया हुआ उनसे मैं आपको मिलवा रही हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं एक स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आपने भी नहीं सुना होगा कि ये कौन होता है, क्योंकि आमतौर पे हमें डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और इस तरह के लोग नज़र आते हैं ना। तो ये क्या काम करती हैं? मैंने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि इतना एक इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, या कह लें कि एक सेक्शन है सोसाइटी का जिसको हमने नज़रअंदाज किया हुआ है, वो है एल्डरली पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स विद स्पीच। तो इस अहम मौजू पे हम बात करेंगे। और अबीरा जो स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है, सबसे पहले पूछूंगी ये होता क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अबीरा? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? शुक्र है मैं अब तुम्हें अरीबा नहीं कह रही। हाँ, मैं इनसे जब कॉन्वर्सेशन टेक्स्ट पे बात करी थी मैंने अरीबा लिखी क्योंकि सबसे पहले तो मेरा नाम अबीरा है। तो अबीरा, एम आई द ओनली वन या और लोग भी अरीबा कह देते हैं? और लोग भी, सब लोग अबीर, अरीब, पता नहीं मिक्स करके फिर फाइनली अबीरा फिक्स हो जाता है। हाँ, कहीं याद हो जाता है। याद हो जाता है, हाँ। याद हो जाता अच्छा है। मुझे बताओ अबीरा, ये स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट क्या होता है? स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो एक 4 ईयर प्रोग्राम के थ्रू बनते हैं। और ये ऐसी एक फील्ड है जो अभी भी काफ़ी इवॉल्व हो रही है। बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता कि स्पीच एंड लैंग्वेज क्या है। लोगों को लगता है सिर्फ वही बच्चे जो एक मेंटल बैटल में हैं उनके थ्रू हैं, बट ये ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल आगे इमर्ज होने वाली है। और बहुत कम लोग हैं अभी भी इस फील्ड में, या जो बन गए हैं बहुत सारे लोग अभी भी प्रैक्टिस में उस तरह से नहीं आए हैं। तो ये एक 4 ईयर प्रोग्राम है, फिर आप इंटर्न करते हो, फिर आप आगे जो है अपना मास्टर्स कर सकते हो, लोग PhD करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी आगे तक पढ़ लिया है इसके अंदर। अच्छा, हाँ ऐसा और है। आप किसको ट्रीट करते हैं? हम लोग ट्रीट करते हैं बच्चों को विद ऑटिज्म, विद जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम, जिनसे बात नहीं हो पा रही होती, जिनको बात करने में मुश्किल होती है, जिनको खाने पीने में मसला होता है। सॉल्विंग एक बहुत मेजर फैक्टर है स्पीच लैंग्वेज के साथ। अच्छा, और ऐसे that's why they बच्चे, drool. yeah, that's why they drool. And a lot of kids who have hearing impairment, जो सुन नहीं सकते, जिन्होंने डिवाइसेस लगाई हुई आप देखते हो। एक होता है कि हेयरिंग एड पहना हुआ है, एक होता है जो इम्प्लांट हुआ हुआ होता है, जो आप पूरा ऑपरेशन के थ्रू आप देखते हो कि बच्चों ने पूरा एक डिवाइस पहना हुआ है, चार्ज होती है, सारी चीज़ें होती हैं। फिर ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ स्पीच एंड लैंग्वेज डिले है, कि जिनका कोई ऐसा डिसऑर्डर आप कह लो एसोसिएटिव नहीं है, बट शुरू से माइलस्टोन्स थोड़े डिले चलते हुए ठीक है। लेकिन आज जो आपने भी मुझे सजेस्ट किया और हम बात भी कर रहे हैं, ये तो बच्चों की बात हो गई। बिल्कुल। ओल्डर एज में जो कि हम आप हैं, हम बिल्कुल सही से बात कर रहे हैं, लेकिन ओल्डर एज में तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से स्पीच इश्यूज आते हैं। वो कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ओल्ड एज के? ज़्यादातर पेशेंट्स जो 65 अबव ले लेते हैं हम लोग, कोई ना कोई पोस्ट उनकी एक मेडिकल कोमॉर्बिडिटी होती है ज़्यादातर की। जैसे किसी अच्छा, मॉर्बिडिटी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कोमॉर्बिड किसको कहते हैं, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स इस वर्ड को यूज़ करते हैं। कोमॉर्बिड कंडीशंस होते हैं जो आपके, जैसे कि आपको कोई ऐसा डिसऑर्डर है, फॉर एग्जांपल यू हैव गॉन थ्रू अ स्ट्रोक, तो उसके साथ कोमॉर्बिडिटीज़ में आपके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, आपके इमोशनल फैक्टर्स होते हैं। फिर आपको कोई और ऐसी चीज़ जो मेडिकली आपको
डिपेंडेंसी आपकी बढ़ा रही है। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो होती हैं तो उसके साथ फिर ये मामला शुरू होता है। ठीक है, कि और स्पीच एंड लैंग्वेज में इश्यूज आमतौर पे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो बुजुर्गों में हम देख रहे हैं? जो पार्किंसंस है, डिमेंशिया है, स्ट्रोक बहुत कॉमन हो गया है, फालेज जिसको हम लोग बोलते हैं, पैरालिसिस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्ट्रोक ब्रेन का एक क्या मुख्तलिफ होते हैं? स्ट्रोक के बहुत सारे हार्ट टाइप्स स्ट्रोक इज डिफरेंट, ब्रेन इज डिफरेंट। ब्रेन स्ट्रोक इज टोटली डिफरेंट, टोटली। और इसके अंदर इतनी ज़्यादा, क्या मैं आपको बताऊँ कि टाइप्स आ गई हैं, जिसको हम लोग के लैंग्वेज में अफेजिया बोलते हैं। तो अफेजिया के इतने पेशेंट्स हो गए हैं और कॉमन ना, मैं बहुत, और मैं यंग लोगों में भी सुन रही हूँ। यंग से मुरादी के पहले बहुत ओल्ड एज में होता था, अब समवन आई नो जिनको लेट 40s में हो गया, इसकी वजह से पैरालाइज्ड है वो। बिल्कुल। हाँ। कुछ लोग नहीं भी होते हैं पैरालाइज, ज़रूरी नहीं हर कोई होता है, क्योंकि ये वही वाली बात है ना, ब्रेन को कितना हिट किया है उस चीज़ ने। बिल्कुल। कुछ लोग काफ़ी जल्दी रिकवर कर लेते हैं, इसका रिकवरी टाइम भी हम देते हैं 3 to 6 months हम लोग रखते हैं। तो डिमेंशिया, पार्किंसंस, स्ट्रोक, इन सब चीज़ों की वजह से सबसे ज़्यादा स्पीच एंड लैंग्वेज। उससे भी पहले आपको पता है, एज ए स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो हम लोग, जब हम, जैसे मैं एक वार्ड सेटिंग में हूँ, तो वहाँ पे जो हम सबसे पहली चीज़ जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो फीडिंग होती है। पहले तो एक ऑब्वियसली पेशेंट अवेयरनेस हो गई, पर उसके बाद मेजर है फीडिंग, कि वो खा नहीं पाता, निगल नहीं फीडिंग पाता। में ये होता है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, इफ अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो, कि ट्यूब्स के साथ होते हैं ज़्यादातर स्ट्रोक पेशेंट्स या डिमेंशिया मेजरली होता है ना, क्योंकि ज़ाहिर है शॉर्ट टर्म मेमोरी इश्यूज हो गए हैं, चीज़ें बढ़ गई हैं अब। तो उसके अंदर अगर आप एनजी ट्यूब के बारे में थोड़ा सा लोग जानते हैं, हाँ, जो नाक में एक ट्यूब लगी थी, इससे खाना अंदर जाती है। बिल्कुल, मेजॉरिटी द पेशेंट स्टार्ट में तो उसी के साथ होते हैं। तो कभी भी आपको कोई वार्ड कॉल आता है कि आपने जाना है इस पेशेंट को, तो कभी भी हम स्पीच एंड लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से नहीं जाते, हम पहले ही देखते हैं कि अच्छा फीडिंग कैसी चल रही है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन ही पूरा नहीं हो रहा है बॉडी के लिए, तो फिर एग्जैक्टली एक आम इंसान भी जब बीमार होता है, बिस्तर पे आ जाता है, तो फिर बात करने की, नकाहत की वजह से बात नहीं होती। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। सही। तो न्यूट्रिशन पे बहुत मेजरली हम लोग काम करते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी अगर चले नकाहत की बात की जाए, तो जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को क्या मतलब अगर मेरे घर में कोई बुजुर्ग हैं तो मुझे किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या लाइफस्टाइल चेंजेस, या चले आज जैसे आई एम इन माई 40s, तो हाउ शैल आई चेंज माई लाइफस्टाइल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट? या देखिए, टू प्रिवेंट आई कांट से दैट, because something that is going to be happening spontaneous probably. So for that you need to do is make a lifestyle which can actually be easy and you are able to follow. कोई ऐसी चीज़ करना जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाए आपकी लाइफ में, वो तो फिर अच्छी नहीं है। उसके लिए हम लोग ये बोलते हैं कि फॉलो अप्स होना किसी फिजिशियन के साथ, या जो आपको डायग्नोसिस देने वाला है इस चीज़ के ऊपर, उसके साथ थोड़ा अर्ली फॉलो अप्स होने चाहिए। अभी कोई सिम्टम्स हैं जिन पर नज़र रखनी चाहिए? अपनी बॉडी की कोई ऐसी चेंजेस हैं जो आपको लगे कि देखो मैं शायद फंबल ज़्यादा करने लगा हूँ, या मैं भूलने ज़्यादा लगा हूँ, क्योंकि डिमेंशिया इतना कोई कॉमन हो गया है, हर बुजुर्ग जो है इस वक्त भूल चुका है सबको। बिल्कुल। पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज़ द रीज़न कि ये इतना ज़्यादा कॉमन है? इट इज़ ऑब्वियसली बिकॉज द पर्सन इज एजिंग, A, 2 बिकॉज अब आप देखो, जब आप कोई एक एज क्रॉस कर रहा है आफ्टर 65-70, आप वो देखो उनके सेंटेंसेस छोटे होते जाते हैं, है ना। कभी भी बहुत कम लोग हैं जो आफ्टर 70s बहुत अच्छे फुल लेंथ सेंटेंसेस में बात कर रहे हैं। आपकी वॉइस डिटोरिएशन इतनी ज़्यादा हो जाती है। सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर जो मैंने देखा है, इट्स हेयरिंग, कि हम चीख रहे हैं अगले बंदे के लिए, हम पता नहीं कह रहे हैं कि हम करीब जाके बात कर लेंगे, किस तरह की चीज़ें कर लेंगे, बट हम एक हेयरिंग एड नहीं लगाएंगे उनको। आई नो। अच्छा, ऊंचा चीख रहे हैं। मैं जिन एक बुजुर्ग को क्लोजली जानती हूँ, हेयरिंग एड खुद ज़बरदस्ती नहीं लगाती, हम नहीं लगा रहे, उनको कोई आवाज़ नहीं आ रही है, वो सिर्फ इसलिए नहीं लगा रही कि, और सब उनके इर्द गिर्द चीख रहे हैं, सुन ही नहीं रहे, तो वो क्या बोलेंगे? आई नो। इतना डिफिकल्ट हो जाता है इस सिचुएशन में। ऑलरेडी आप मेडिकली इतने डिपेंडेंट हो, आप बेड पे हो, फिर फिजिकली भी कुछ आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एटलीस्ट वर्बल तो होना। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो एक नई टेक्निक है स्पीच एंड लैंग्वेज की, जिसमें हम पेशेंट अगर कोई वर्बल नहीं होगा, फॉर इंस्टेंस लॉन्ग टर्म में नहीं होने वाला है, तो उसके लिए फिर हमने डिवाइसेस रख ली हुई हैं। अच्छा। तो उसमें फिर नॉन वर्बल लोगों के लिए वो हेल्प मिल जाती है। बट इस तरह की चीज़ें कि हेयरिंग, आप वॉइस में अपनी डिटोरिएशन फील करोगे, फिजिकली आप बहुत लेथार्जिक फील करोगे, आपको लगेगा हर छोटी चीज़ आपको एजिटेट कर रही है, आप एग्जॉस्ट हो रहे हो। सोशलाइजिंग बहुत एक आपके लिए वो हो जाता है कि भारी अच्छा हो गई है, हाँ। अभी करना है, अरे ये तो सुन नहीं पाएंगे, ये तो ये नहीं हो पा रहा है। अब ये कहीं जाते हैं ना, तो ये बिल्कुल एक आध अल्फाज आइसोलेटेड भी, और अक्सर बैठते बेचारे अलग हैं। हाँ बिल्कुल। और उनको अगर उनकी व्हील चेयर, और फिर प्रायोरिटाइज भी नहीं करते ना लोग कि इनको कहाँ लेके जाएं, पूरा बेड से उठाना है,
ऑब्वियसली एक टास्क है। तो आपको लगता है कि अगर इंसान बात करता रहे, लोगों से मिलता रहे, तो काफ़ी दिन तक दिमाग उसका चल सकता है क्या? आप फ्रेश रहते हो, आप नेचुरली अच्छा फील करते हो। आप जब आप देखें कोई अगर इसीलिए कोई बहुत से टीचर्स बहुत एज तक दे आर एबल टू express themselves Yeah, because they're exactly. constantly speaking and their brain isn't working. Exactly. When you're not socializing, you're not looking after anybody, you're not even having an eye contact properly with somebody, मेडिकल स्टाफ के साथ आप बस जुड़े हुए हो और आप बिस्तर पे हो, तो वैसे ही आधा तो आप वैसे ही वैसे ही आधा मर गए। बंदा डिप्रेशन में हो जाता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो अबीरा, अगर मैं यूं समझूं कि जिस तरह बाकी मसल्स चलते रहते हैं तो काम में रहते हैं, इसी तरह दिमाग, ज़बान भी अगर चलती रहती है तो एक्टिव रहती है और आप खुद ही नेचुरली इतना अच्छा फील करते हो फिजिकली। अब ज़बान, कितना अजीब सी बात की, ज़बान चलती रहती है तो काम में रहती है, लेकिन ज़रूरी है, इट्स वेरी It's इंपॉर्टेंट। very important. Right. Actually, and this is something I've learned over the past years that you know you need to be active. चाहे आप बिस्तर पे हो, there are a lot of things people do. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. People are writing, people are painting, they're on the bed. अच्छा, हम एक और भी तो जुल्म करते हैं ना अपने बुजुर्गों पे, अरे अब्बा जी उठिएगा नहीं, अरे अम्मी आप, मैं उठा देता हूँ बोतल, तो दैट इज़ नॉट लव, दैट्स Yeah, नॉट that's केयर, not love. आप दुश्मनी कर रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो अम्मा है उनके घुटने भी जवाब दे जाएंगे और फिर बिल्कुल, ना किसको सीढ़ियाँ अच्छा चढ़ नहीं लगता, सकते। मुझे कोई बोल दे कि मैं आपके लिए बोतल उठा दूँ, मैं तो वहीं बैठी रह जाऊँ, है ना? ऐसा ही This is so होता है। addictive. Yeah, this is so तो एंड addictive. बट इट हैज़ वेरी बैड वो जो है कॉन्सिक्वेंसेस। Dependency increases a lot on all of these factors. सही तो है। कुछ भी नहीं है, साथ में अगर ग्लास भी पड़ा है तो आप थोड़ा सा तो उनको इंडिपेंडेंसी दो, दैट दे कैन पिक इट अप। फिर उनको ये होता है कि उसको बुला दो, हाँ, ये ले आएगा, उसको बुला दो, ये बोतल उठा दे, ये हाँ, पानी ये कर कर दे। लेगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि चलो प्रिवेंशन इज़ काइंड ऑफ अ क्योर, कि आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते रहें, चलते फिरते रहें, आप काम करते रहें, तो आपकी थोड़ी और ये मोहब्बत और ये केयर नहीं है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो हमारा अलमिया है, जैसी बहू आएगी ख़वातीन जो है ना वो अपनी मंजी पे बैठ जाती हैं, कहती हैं अब से मैं बॉस हूँ। और मैंने देखा है अक्सर ख़वातीन जल्दी बीमार होती हैं, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हार्ट, क्योंकि हार्ट हेल्थ है, पूरा दिन बिस्तर पे रहेंगे तो हार्ट हेल्थ ख़राब होगी। तो आप मुस्तकिल काम करते रहें, ब्रेन को अपने इस्तेमाल में रखें, Exactly. तो आपका डिमेंशिया थोड़ा सा डिलेड हो सकता है। डिमेंशिया का सबसे अच्छा हेल्प यही है कि आप अपने पास्ट इवेंट्स को थोड़ा रिकॉल करते रहो, और क्योंकि शॉर्ट टर्म में कहानियाँ सुनाते रहें थोड़ा कि सा हम पूछते जब रहें, जवान थे तो ये हाँ, या आपकी मेजरली हम क्वेश्चन इस तरह के स्टार्ट ही ऐसे लेते हैं कि आपकी शादी किस साल में हुई थी, काफ़ी सालों को याद नहीं होता तो इसका मतलब वाकई ये है कि ब्रेन का इस्तेमाल ना होने की वजह से ब्रेन बेकार होता है। ऑब्वियसली न्यूरोलॉजिकली ये सारी चीज़ें चलती हुई आ रही, जब सिग्नल्स ही सही तरह नहीं पास ऑन हो रहे, देन यू नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन एनी टर्म्स। हमारे यहाँ पार्क में वॉक करने का भी रिवाज नहीं है, ख़वातीन मर्द कुछ नहीं होगा सुबह करने के लिए, लेकिन वो सामने वाले पार्क में नहीं जाएंगे नहीं वॉक जाएंगे। करने, है ना? हाँ, नहीं तो जाते। वी नीड टू इन्वेस्ट सम टाइम फॉर Yeah. आवरसेल्फ। दूसरा आपने ये बताया कि हेल्थ के न्यूट्रिशन, कि आपका खाना पीना अच्छा होगा तो नकाहत भी नहीं होगी। तीसरा मुझे ये बताओ कि क्या टेक्निक्स, और जैसे अभी आपने थेरेपी का जिक्र किया है, आपने जी। कुछ कहा डिवाइसेस आ गई हैं, जी। उनके बारे में थोड़ी सी बताइए कि हाउ डज इट हेल्प, क्योंकि जो केयर गिवर्स हैं उनको इस नॉलेज से शायद फ़ायदा होगा, जो फैमिली बिल्कुल। मेम्बर्स हैं। क्योंकि एक स्पीच थेरेपी एक ऐसा प्रोसीजर आप कह लो, या एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन एक पेशेंट के लिए जो स्पॉन्टेनियस एट टाइम्स नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं कि पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको स्पीच थेरेपी नहीं चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। लोग पोस्ट रिहैब में बिलीव नहीं करते अभी तक, लोगों को पता ही नहीं है। जैसे मेरे घर में भी मेरे अब्बा की सर्जरी हुई, एंड देन ही केम बैक होम, सो आई वाज लाइक वेयर इज़ द फिजियो, यू नो वेयर इज़ ही, लाइक वहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि बहरहाल जो भी हॉस्पिटल था वहाँ तो ये सब कुछ नहीं होता है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो पोस्ट रिहैब में लोग बिलीव ही नहीं करते हैं। एक टीम होती है, एक और चीज़ भी तो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, अभी बंदा जैसे ही रिकवर होने लगता है ज़बरदस्ती घर वाले डिस्चार्ज करा के लेते हैं, बाकी दवाएं हम घर दे देंगे, हम तो वहाँ रखने पे बिलीव नहीं करते हैं। ऐसा है, ऐसा पीछे है, बस ये लग- घर पे जाके सही हो जाएंगे, आप देखिएगा ये कैसा करते हैं, वो कर तो लेंगे बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म किस में तरह क्या कर रहे हैं। ट्रू सही बात ट्रू ऐसा ही है। स्पीच थेरेपी में बहुत लाइक टाइम कंज्यूम है, और इसमें एक पूरी टीम है, आप समझें, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट। ये ऐसी एक टीम है जो सिर्फ एक बच्चे के लिए काम नहीं कर सकती, एक एडल्ट्स में भी काम करती है। सही है। तो ये एक ऐसी एक टीम है, इसमें हम लोग ये नहीं, कोई हमें पूछता है ना कि कितना टाइम लगेगा, या हम आपके पास आ रहे हैं कितने सेशंस हमारे यहाँ वर्ड होता है लगेंगे, इसका कोई टाइम नहीं है। मुझे नहीं पता इनका रिस्पांस आगे क्या होगा। कुछ दिन इतने अच्छे होंगे कि आपको लगेगा कि प्रॉब्लली चीज़ें बहुत बेटरमेंट की तरफ है, कुछ डेज ऐसे होंगे आप कहोगे हम बैक टू जीरो आ रहे हैं, और फिर वो थोड़ा स्केरी भी हो जाता है। अच्छा, कुछ ऐसी मिथ्स हैं या मिसकंसेप्शंस हैं। सबसे बड़ी मिथ तो ये कि अपना पैसा बनाने के लिए रोक रहे हैं, हाँ, है ना? एक तो ये तो सबसे सबसे पहला पहले होता है। हाँ, कि नहीं भाई ये अस्पताल वाले तो अपना पैसा बनाते हैं। मेरी अभी बहुत ही क्लोज फ्रेंड की डेथ हुई है। शी वाज
शी वॉज 36, हाँ शी वॉज 36, यंग किड्स। तो उसकी बहन से मैं पूछ रही थी कि कैसी है, वेंटिलेटर पे थी। तो कह रही है बस ये अपना पैसा बनाने के लिए वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। और मैं सोच रही हूँ वेंटिलेटर पे है, ये स्टेज 4 कैंसर डायग्नोज हुआ था। तो हम वेंटिलेटर तक वाले को कहते हैं अपना पैसा बनाने के लिए रखे हुए हैं। तो ये तो स्पीच है, तो ये तो बहुत ही सेकेंडरी हो गया, तो प्राइमरी भी नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि कौन सी यूजुअली मिथ्स हैं जो आप डीबंक करना चाहेंगी, जो आम तौर पे आपको सुनने को मिलती हैं? मुझे लगता है सबसे बड़ी मिथ यही है कि एक तो ये क्या फ़ायदा देगा, ना कोई दवाई है। सही है, पहले तो लोग बोलते हैं कोई दवाई दे दे, इसकी कोई दवाई नहीं है, ये मैं ही आपकी दवाई हूँ और मैं ही इसको ठीक करूँगी या मैं आपको हेल्प आउट मैनेज करने के लिए दूंगी। जैसे आपने अपनी लाइफ मैनेज करी है इतने 70 साल, तो आगे की जो भी हमारी ज़िंदगी बचती है हमें उसको भी उसी तरह ही मैनेज करना है। तो एक तो ये हो गया कि लोग बोलते हैं कि ये तो अच्छा, जब कुछ कराओ तो बोलते हैं ये तो घर पे भी कर सकते हैं, और अगर कर रहे होते तो फिर यहाँ तो आना ही नहीं पड़ता आपको। आप नहीं मैनेज कर रहे उस तरह, घर पे नहीं हो पा रहा है। अगर मैं कोई चीज़ बेसिक कुछ करा रही हूँ, फॉर एग्जांपल एक फ्लैश कार्ड भी मैं किसी पेशेंट को दिखा रही हूँ, क्योंकि ये तो मिथ है ना कि मतलब कि ये तो कर ही लेते हैं, तो हो जाता है, ये तो चीज़ें कर ही लेंगे, इवेंचुअली विल पिक इट अप। क्योंकि हम सिर्फ दवा का पैसा देना चाह रहे हैं, हम लोग ये नहीं चाह रहे कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़े, क्योंकि केयर गिवर पे प्रेशर आ रहा है ना कि आपने ये कराना है। दवाई तो आपको पता है मेडिकल स्टाफ भी आके दे सकता है, पर ये चीज़ केयर गिवर ने करनी। बोलेगी अच्छा मुझे इसके लिए 30 मिनट निकालने पड़ेंगे, मुझे ये करना पड़ेगा। फिर लोग बोलते हैं कि अब जैसे किसी को सजेशन दो कि आप हेयरिंग एड लगवा ले, नहीं अब कहाँ लगवाएंगे, ये तो एक और भी हमारे मिसकंसेप्शन है कि अगर मैं 65-70 का हो गया हूँ तो लोग पता नहीं क्यों सबकॉन्शियसली अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या, अब तो भाई अगर तुम ना मरे तो जिंदगी लोग, तुम अगर 90 साल की लिखवा कर आए हो और 65 में तुम्हें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उस 25 साल को तो है ना, people have, they are ready to die, they are ready to die happily after 60 में रिटायर हो गया, अपने घर पे हूँ, अब मेरी कोई लाइफ। अच्छा जब बात करो पता नहीं कल, भाई हमें भी नहीं पता कल होना हो, हम भी तो जी रहे हैं ना। तो बुढ़ापा हमारे यहाँ कुछ ऐसा है कि बस अब तो खत्म है, खत्म। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि हम मरने वाले हैं, हो सकता है हम ना मरे, सालों ना मरे। कुछ ऐसा मैसेज देना चाहोगे अपनी, ऑल्दो तुमने काफ़ी मैसेजेस दे दिए कि अपना ख्याल रखें, इलाज करा लें, लेकिन एनीथिंग यू वांट टू से टू द ऑडियंस, द व्यूअर्स? I'd like to say that speech therapy is a beautiful process to have your life in a very beautiful way. Is it expensive? It is expensive at some places it's not. It actually depends. You need to find the right. You need to find the right place. Also, a lot of people have packages going on, तो आपको थोड़ा सा reasonable भी लगता है उससे। फिर secondly, एक दफ़ा जब आप assessment के लिए आते हैं तो follow up पे ज़रूर आया करें। It's actually required. क्या करते हैं, पूरा करवा के चले गए, अब अगली दफ़ा बुलाया है, follow up पे नहीं आते, वो ये हो गया था, वो ये, इसको सीरियस लेना है। जब भी आप कंटिन्यूस आओगे तो आप देखोगे प्रोसेस किस तरह अच्छी तरह बढ़ रहा है, तो क्या पता लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए पर अच्छी हो जाएगी डेफिनेटली। तो अपने आप को एक पाथ पे रखें और अपने घर वालों को सीरियसली लें। कोई अगर इस चीज़ से गुजर रहा है तो उसको हेल्प आउट करें, एक रिहैबिलिटेशन को समझें कि क्या इसकी एक फोर्स होती है एक साथ काम करने की। और जैसे आप अपने बुजुर्ग को देखें कि राल टपक रही है या खाना मुंह से गिर रहा है या स्लर्ड स्पीच है, तो जाके दिखाएं। बिल्कुल, सिर्फ फिजिकली ना देखें उनको, और भी चीज़ें देखें जो कॉग्निटिवली एबिलिटीज़ हैं वो किस तरह भूलने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा लग गए, बात नहीं हो रही, खाने पीने में मसले आ रहे हैं, और हम इसको ओल्ड एज का नॉर्म समझ के इग्नोर करते हैं कि वो तो अब्बा जी तो बूढ़े हो गए। हाँ, पर कितने लोग बेहतर हुए हैं इस चीज़ से, और काफ़ी लेट एजेस में भी हुए हैं। सही। तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है हाउ यू टेक योरसेल्फ अप इन थेरेपीज। बच्चों के लिए तो आमतौर पे हम बात करते हैं, बुजुर्गों के लिए हम बात ही नहीं करते, क्योंकि वो खुद अपनी मौत का इंतजार करें, तो हमने भी सोचा छोड़ो वो वैसे ही तैयार बैठे हैं जन्नत में जाने के लिए। तो थैंक यू सो मच अबीरा, आपके वक्त का और इतना इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का, क्योंकि आपसे बात करते करते मेरे जहन में वो तमाम बुजुर्ग आए जो कि अब इस दुनिया में नहीं भी रहे, और उनको हमारे जो घर के बड़े थे उनको ये लगता था कि ये तो ओल्ड एज का पार्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। कभी वो चाय गिर रही है, कभी खाना गिर रहा है, बस केयर गिवर उनको साफ कर रहा है, खिला रहा है, बात करना बंद कर दी तो हमें नहीं एहसास होता। और कुछ ऐसे भी अभी भी मैं किसी एक बुजुर्ग को जानती हूँ जिनको 10 साल हो गए हैं, बेड रिडन है, बेड सोर्स हो रहे हैं, बात नहीं की जा रही, मगर कोई स्पीच थेरेपी, अब बस ये सब ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये बुजुर्ग हैं, इनसे बात भी नहीं हो रही। अब वाकई तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि 2-3 लफ्ज़ पे हाँ हूँ, अम्मी आपको चाय चाहिए, वो खुद भी कट डाउन हो जाता है। एक टाइम आता है बोलना बंद कर देते हैं। आई नो, सिर्फ इशारों से, आंखों से बता रहे होंगे कि दर्द भी हो रहा है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आपको कहीं कुछ हो रहा है तो आप बता ही नहीं पा रहे हो, कम्युनिकेशन ही नहीं है, मतलब कैसे आप कर रहे हो उसको, कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं बल्कि आपसे कॉन्वर्सेशन करते सोच रही थी कि मैं अगर आपको फिर कभी बुलाऊं तो हम बच्चों पे ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि बच्चों की स्पीच डिले इज़ वेरी कॉमन ना। तो जनाब, आपके घर में अगर कोई इस तरह का शख्स मौजूद है
जो कि आपको लग रहा है कि वो बच्चों का तो हम पता है फ़ौरन टेंशन देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी ये बच्चे हैं और ये बड़े होंगे तो क्या होगा, लेकिन हम बुज़ुर्गों को जब हम इतनी देर से बात करें कि हमें लगता है कि अब तो इनकी ओल्ड एज है तो ओल्ड एज के बाद डेथ है तो छोड़ो, इन पे कौन इन्वेस्टमेंट करे। दूसरा पता है जब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं ना, जैसे एक नॉर्म बन गई, जैसे हमारे कराची में कचरा नॉर्म है तो अब हमें कचरा फील भी नहीं होता, नज़र भी नहीं आता क्योंकि हमें कचरे के ढेर देखने की आदत पड़ गई है। साफ़ सुथरा रहता और अगर कहीं कोई प्लास्टिक की थैली होती तो बुरी लगती। तो इसी तरह हमें आदत हो गई है, हम बुज़ुर्गों को बीमार देखना हमने अपनी आँखों के लिए भी आसान कर लिया और हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बुज़ुर्ग हैं, बीमार तो होंगे। लेकिन जिस तरह बीरा ने कहा कि आप अगर जैसे ही अगर कुछ छोटी सी सिम्टम देखें या कोई साइन देखें तो फ़ौरन उस बात का एहसास करके लेके जाएं। दूसरा जो बीरा की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दिमाग को और ज़बान का इस्तेमाल करते रहिए। अच्छा, ज़बान का इस्तेमाल अच्छा कीजिए ताकि लोगों के ज़िंदगी में कोई खैर बांटते रहें। जितना आपका ये मसल बिज़ी रहेगा उतना ही आप लेट, अल्लाह ना करे कि कभी भी हो, लेकिन लेट आपकी बीमारियां शायद देर में आपको तकलीफ़ देने लग जाएं। आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा कहती हूँ, लाइफ की क्वालिटी बेहतर बनाइए। ये मत सोचिए कि 65 के बाद अब शायद मैं मरने वाला हूँ। अगर खुदा ना खास्ता 100 साल ज़िंदगी और 65 से बीमारी है तो इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। तो जनाब जितनी ज़िंदगी है उसको भरपूर गुजारिए। और ज़िंदा रहने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका टाइम पे सोना, जो कि हमारे कराची में कोई भी नहीं करता। उस टॉपिक पे बात करने के लिए नेक्स्ट सेगमेंट में मैंने एक बड़ी जानी मानी शख्सियत को बुलाया है, तो मैं भी आपको उनसे मिलवाऊंगी और हम जानेंगे कि वक्त पे सोना और किस तरह सोना चाहिए और कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब आली, मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कह रही थी कि लाइफ की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, ना कि ज़िंदगी की कि कितनी उम्र आपकी या कितने साल गुजारें। क्योंकि आपकी ज़िंदगी चाहे 30 साल की है, चाहे 300 साल की है, चाहे 100 साल की, अगर ज़िंदगी की क्वालिटी अच्छी नहीं है या आप सेहतमंद नहीं है तो वो ज़िंदगी हराम हो जाएगी। और इंसान जो ज़िंदगी जैसी खूबसूरत चीज़ को पुरशिकवा अगर गुजारता है ना, एक वो है ना कि आप जो सोचते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप शिकवे करेंगे, अब घुटने में दर्द है, आपके रोने धोने शुरू होंगे तो आपके और अल्लाह ताला रीज़न देगा आपको रोने के। तो जो सोना है या टाइम पर सोना है कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पिछले दिनों में एक रिसर्च सुन रही थी, उसमें वो कह रही थी कि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक अगर आप ना सोएं और अगर आप हफ्ते में 2 दिन 2 घंटे इसमें से स्किप कर लें, या तो आप 2 बजे सो के उठ जाएं या आप रात को 12 बजे सोएं, तो आपकी जो बॉडी है उसमें टेंडेंसी हो जाती है कि वो बहुत कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनका वो शिकार हो सकती है फ्यूचर में, जिसमें कैंसर भी शामिल है। तो आजकल जो हम कहते हैं यार हर दूसरे शख्स को कैंसर हो रहा है, हर दूसरे शख्स जो है वो हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर, तो उसका मेजर रीज़न ये है कि हम वक्त पे सोते नहीं हैं। हमें नींद ही 4 बजे के बाद आती है, और वो क्यों आती है? क्योंकि हम सुबह नहीं उठ रहे होते टाइम पे। दूसरा, हमें ऐसा लगता है कि अगर हम 10 बजे सो गए तो पता नहीं हम क्या क्या मिस कर देंगे। कुछ नहीं हो रहा 10 बजे के बाद, वही सब होगा जो 10 बजे से पहले हो रहा था। तीसरी बात ये कि क्या वाकई 10 बजे सोना या जल्दी सोना या जिस तरह से हम सोते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है? इस इंपॉर्टेंट सवाल के लिए मैंने इन्वाइट किया योगी वजाहत को, और वो हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि सोना कितना ज़रूरी है। वो वाला सोना भी ज़रूरी है लेकिन अब तो हमारी बस हाथ से बाहर हो गया, मगर एक्चुअल सोना जो हम आसानी से हासिल कर सकते हैं वो कितना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? चाको चावल अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो मैं बता रही हूँ ना कि अभी रिसर्च से बड़ी कॉमन हो गई है कि अगर आप रात को टाइम पे नहीं सोते या आपकी स्लीप क्वालिटी स्लीप नहीं होती तो वो लिंक विद कैंसर, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, ये सब चीज़ें, और आप देखें कितना कॉमन हो गया। पहले इतना हम सुनने में नहीं आता था ना, अब तो एवरी अदर पर्सन। तो आप बताएं कि कितने सहमत हैं आप, कितना इससे एग्री करते हैं? पहले तो ये कि ये रिसर्च नहीं है, बल्कि बहुत दिनों के बाद आगे ही ये हकीकत है, आगे ही है। हाँ। अब हम आगा हो रहे हैं, ये तो हकीकत है ना बहुत पुरानी। पहले हमारा ना लाइफस्टाइल ये था नहीं। पहले के ज़माने में लोग मगरिब के बाद, इशा के बाद तो सो जाते थे। तो रिसर्च की ज़रूरत ही तब पड़ी जब एक तो हमारी हरकतें ख़राब हुई और फिर पता चला कि यार इतने लोग बीमार क्यों हो रहे हैं। तो फिर रिसर्च शुरू हुई कि अच्छा ये नींद की वजह से है। हाँ, वो एक मुहावरा लोग कहते हैं ना, बहुत चैन से ज़िंदगी गुजर रही थी, फिर मोहल्ले में लाइट आ गई। तो यही है। नींद ज़िंदगी का जो अमल है वो शुरू भी नींद में ही होता है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो कोई वो जाग नहीं रहा होता है, आंखें बंद होती हैं, एक गुनूदगी की हालत में होता है। अगर वो जाग जाए तो फिर एक अजीब मुश्किल में आ जाएगा। वो मूवमेंट करता है लेकिन एक गुनूदगी सी होती है। अल्लाह सुब्हाना ताला उसके आँखों के ऊपर एक पर्दा कायम रखता है जो कि बाद में खुलता है। सो आगाज़ भी नींद से ही अगर हम कहें, और इख्तिताम भी तकरीबन नींद के करीब ही हो जाता है। जब ही होता है जब हम मुसलसल अब्दी नींद सो जाते हैं। मुकम्मल सो जाए।
और रोज़ाना हम एक आर्जी ज़िंदगी को मौत में बदलते हैं। आर्जी और नींद की कैफियत होती है। अगर देखा जाए तो इंसान 1/4 अपनी ज़िंदगी का, और इससे कुछ थोड़ा सा शायद ज़्यादा भी कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को सोने में गुजारते हैं। अगर 60 साल के हैं तो 15 साल या 20 साल सिर्फ वो सोए होंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जब ज़िंदगी बनाई है तो फिर इस ज़िंदगी को हमेशा तरोताज़ा रखते, एक्टिव रखते, फिर हमें सुलाया क्यों? इसका मतलब है कि बनाने वाले ने ही ये तय कर दिया कि तुम जीवित भी रहोगे, जागोगे भी, काम भी करोगे, लेकिन तुम्हें इसके बरक्स एक और भी काम करना है जिसमें ये नहीं करना। वो कौन सा वक्त है? वो है रिपेयरिंग का। नींद दरअसल हमारे जिस्म का एक ऐसा वर्कशॉप है जो जब हम सो जाते हैं तो खुल जाता है। आपने ज़िंदगी की बात की, मुझे एक सेइंग अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुइज़ हुसैन की याद आ गई कि ज़िंदगी में बहुत सी अहम चीज़ें हैं, लेकिन ज़िंदगी अस खुद बहुत अहम है। इसको कैसे गुजारना है, 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। एक, ज़िंदगी में आपका खाना, एक्सरसाइज और नींद। अगर ये 3 चीज़ें आपको नहीं समझ में आती तो आपने वो जो भी आपने बनाया है वो कुछ इतना अच्छा बनेगा नहीं, रेसिपीज उसकी मज़े की नहीं है। तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, आपको प्रॉपर ढंग से खाना खाना है, लेकिन ढंग से सोना भी है। आपने बड़ी दुरुस्त बात की सोने के वक्त की। हम योग में और आयुर्वेद में इस पे कई काम करते हैं। इसका औकात कार, इसकी प्रिपरेशन, नींद की प्रिपरेशन कैसे होती है, माहौल, वक्त, समय, ड्यूरेशन, ये सब कुछ, डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा लंबा चैप्टर है जिसको अगर आप साइंस ऑफ स्लीप कहें तो वो भी चल जाएगा, और भी इसकी डायनेमिक्स भी बात हो सकती है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि नींद के लिए हमें मुशाहिदा करना पड़ेगा कि हमारे अलावा अल्लाह सुब्हानहू ताला की और जो तख्लीक़ात हैं वो इस अमल को, कुदरती अमल को कैसे लेती हैं। तो हम किसी परिंदे को ले लेते हैं। परिंदे का कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता, वो कहीं से कॉलेज में नहीं पढ़ता, उसको किसी बुक ने नहीं पढ़ाया, उसको नेचर ने बताया है। ये कैसे मुमकिन है कि जब नेचर बताए तो वो जो उसका तालिब इल्म है, कुदरत का तालिब इल्म, वो उससे थोड़ा सा इनकारी हो। हमने देखा कि परिंदे सूरज डूबने के बाद अपने घोंसलों में चले जाते हैं। बिल्कुल, और जैसे मगरिब होने लगती है सब अपने घोंसलों की तरफ जा रहे हैं। और अगर किसी को सही मगरिब का वक्त समझना है तो चुपचाप चिड़ियों की चहचहाट सुनता रहे, अचानक वो बंद हो जाएगी, और जैसी बंद होगी वो मगरिब का वक्त होता है। राइट। जैसी सुबह के वक्त चिड़ियाँ चहचहाने लगे, आप समझ लेंगे आप फजर का वक्त हो गया, यानी सुबह हो गया। अब ये सूरज डूबना और सूरज का तुलू होने के दरमियान का जो वक्त है, ये रिपेयर का वक्त है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई आदमी अपनी किसी गाड़ी को फर्ज कर लेते हैं, मैकेनिक के पास लेके जाए और उससे कहे इसको दुरुस्त कर दीजिए। उसने कहा जी मैं तकरीबन 2 घंटे लगाऊंगा। आपने कहा जी मुझे ज़रा जल्दी है, 1 घंटे में हो जाएगा। वो कहेगा कर दूंगा, लेकिन कुछ काम छोड़ दूंगा, कुछ कर लूंगा। आपने कहा नहीं, लेकिन एक मसला और भी है, मुझे एक और जगह भी जाना था। तो अगर आप इसको और छोटा कर दें, यानी आधे घंटे में कर देंगे, बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन फिर मैं बुनियादी काम कर दूंगा, आपके और मजीद डेकोरेशन वाले काम तो रह गए। आपने कहा लेकिन पता है अभी मुझे अचानक फ़ोन आया, मैं तो अभी बस जा रहा हूँ, तो अभी कुछ कर देंगे। तो वो कहेंगे मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ, ले जाएं। यही हो सकता है ना जी। सेम यही हमारे साथ होता है। सबसे पहले तो हमें दौरानिया जो नींद का है उसको समझना चाहिए। जब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सूरज जैसे पावरफुल लाइट को बंद किया तो फिर हमने अपने घरों की लाइटों को जलाना शुरू किया। हमने वहीं से कुदरत से लड़ना शुरू किया। कुदरत से लड़े हुए लोग हारते हैं, जीतता कभी नहीं। ठीक है, तो वहाँ से जंग शुरू हो गई हमारी कि जी आपने लाइट बंद की, लेकिन हमारे यहाँ तो है ना एक। ठीक है, फिर सारी एंटरटेनमेंट का सामान रात में कर दिया, नाइट पैकेजेस, तो ये तो वो फ़ोन। देखिए मामला है ज़िंदगी गुजारने का। ज़िंदगी गुजारने का अमल उसी वक्त मुकम्मल होगा जब ज़िंदगी की अहमियत का एहसास होगा। हमें तो मुफ्त में मिली हुई है, पैदा हो गए थे हॉस्पिटल में, आ गए, जी रहे हैं। उनसे पूछिए जो इससे पहले जीते हुए भी हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं, उनसे पूछिए ज़िंदगी क्या होती है। उनसे पूछिए जो रोड पे एक्सीडेंट में पड़ा है और वो कश्मकश में है ज़िंदगी और मौत के, उससे पूछिए ज़िंदगी क्या होती है। ये जो लोग हैं, हम लोग जो हैं, हम तो दुनिया की हर चीज़ को, नेमतों को ऐसे ही ले लेते हैं, ग्रांटेड। सो ज़िंदगी भी हमने ऐसी ली, ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखिए जब एक योगी उठता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी यही हुआ, आँख खुलने से पहले जब एहसास होता है कि अब उठना है, तो मैं अल्लाह से कहता हूँ अल्लाह तूने आर्जी मौत से अब मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है, आज तेरे ही जितने भी नेमतें हैं, बरकतें हैं, उनको देखूं और उन्हीं से मिलूं जिनसे ज़िंदगी लगती है। ए अल्लाह
मुझे इस ज़िंदगी का जो तोहफ़ा आप दे रहे हैं इसमें मेरी मदद कीजिए, तौफीक दीजिए कि इस दिन को मैं बहुत बेहतरीन गुजार लूँ और आपकी हम्द व सना के साथ इताअत में गुजारूँ। ये रोज़ाना तकरीबन होता है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैंने यही किया। अब क्योंकि मैं साइंटिफिकली बात भी कर रहा हूँ तो और मैं यौगिक भी कर रहा हूँ, तो मैं उस साइंस पे आ जाता हूँ जो आप मुझसे चाहती हैं कि मैं आपको बताऊँ। पहली बात तो ये है कि इसका माहौल होता है। आप जब सोने के लिए लेटें तो आप रोशनियों को गुल करना शुरू करें। तो अगर वो एक रोशनी आपके सामने है और वो बहुत तेज़ है तो ये देख लीजिए कि खुदा ने सूरज जैसी ताकतवर रोशनी को बंद कर दिया और आपने उस वक्त बहुत ज़्यादा लाइट अपने सामने रखी। आपका ब्रेन यही मानेगा कि अभी रोशनी है, लिहाजा आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बेहतर है कि मगरिब के बाद रोशनियों को कम से कम करते चले जाएं। मोबाइल को कोशिश करें कि जो हम थोड़ा सा येलोइश कर सकते हैं, थोड़ा ब्लू जी हाँ, फिल्टर जो होता जी हाँ, है, फिल्टर जो है आई से जो है उसको ब्लू लगाएं। लाइट फिल्टर ऑन कर जी दें। बिल्कुल, वो लगा के रखें। वो तो जनरली लगा के रखें, कोई ज़रूरत नहीं इतनी तेज़ लाइट देखने की। जिसने बताना है, जो देखना है वो आप देख सकते हैं। कोशिश करें कि जहाँ आप सो रहे हैं वहाँ पे आप काम नहीं करते हैं। पढ़ने की काम बंद करके देखिए, एक उस है तो जगह, डाइनिंग टेबल होती है, एक रीडिंग टेबल होती है, डाइनिंग रूम होता है, आपका स्टडी रूम होता है, ठीक है, एक बेडरूम होता है, उसमें बेड होता है। हमने बेड पे अब खाना बेड और को ये आपने शुरू टेबल कर पे दिया। बना दिया, आपने उसको अपना लैपटॉप भी वही जी है, हाँ, फोन सब भी कुछ वही है। सारे काम वहीं हो रहे हैं, बल्कि उसी पे लेट के हम करते हैं। सर्वाइकल भी होता है। हाँ, आई नो। तो पहले तो माहौल बहुत ज़रूरी है कि आपके पास रोशनी मध्यम से मध्यम होनी चाहिए या कम तरीन होनी चाहिए। कमरा डार्क होगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। दूसरी बात जो बड़ी अहम है, मैं जब आपने ये टॉपिक दिया था मैं चाहता था इस पर बात करूँ। देखिए, आपकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नींद के हवाले से हमें कोई डायरेक्शन का नहीं पता। वो घर जिस तरह बन गया और जिस तरह हमारा बेड सेट हो गया हम उसी पे सेट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। नींद के लिए जब बेडरूम डिज़ाइन किया जाए तो आपको जो डायरेक्शंस हैं, दिशाएं हम कहते हैं उसको, डायरेक्शंस हैं, सिमत का तयन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसी हालत में भी नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सो सकते। अगर आप वहाँ सो रहे हैं तो आपकी नींद हमेशा उलझी हुई होगी, डरावने ख्वाब आएंगे, आप बीमार बहुत रहेंगे और साइकोसोमेटिक जो बीमारियां हैं उनमें बहुत इजाफा हो जाएगा। चिजाए कि इसमें और भी बीमारियां हैं जिसमें हार्ट की भी है। लॉजिक में साइंटिफिकली आपको दे दूंगा। अगर आप पाकिस्तान में और हम जब यहाँ पे सो रहे होते हैं तो हमारा जो ईस्ट है, वेस्ट है, सॉरी, जो वो हमारा काबे की तरफ है, ईस्ट हमारा उधर जाता है। तो अगर हम इस डायरेक्शन में सोते हैं कि हमारा सर जो है वेस्ट की तरफ है, पैर हमारे ईस्ट की तरफ है, तो ठीक है, इस मुनासिब है। लेकिन अगर आप इसको टर्न कर लें और साउथ की तरफ आपका सर हो, आपके पैर नॉर्थ की तरफ हों, ठीक है, जुनूब की तरफ हों और शुमाल की तरफ आपका सर हो, आइडियल आपकी पोजीशन है सोने की। अच्छा, क्यों? कि देखिए, सबसे पावरफुल जो है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, वो अर्थ की है। नॉर्थ सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लिहाजा पूरे हर साल 1 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा ज़मीन जो है खिसक के माउंटेन की शक्ल में ऊपर आ रही है। जो प्लेटें हैं एक दूसरे को ऊपर की तरफ लेके जा रही हैं। जितने भी माउंटेन्स हैं ये थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये नॉर्थ का पावर है। अच्छा, हमारे अंदर भी करंट है, हम भी मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे अंदर भी बायोकेमिकल ऐसी चीज़ें हैं जो, जैसे ब्लड है हमारा, वही अगर चार्ज ना हो तो कैसे काम करेगा। सो जब हमारा सर नॉर्थ की तरफ होता है और हमारा सर खुद जो है वो पॉजिटिव है और हमारा जो पैर है वो नेगेटिव है, तो हम पॉजिटिव जब एक साइड पे होते हैं तो रिपेल होता है। अब पूरे वक्त रात भर जो हमारा जिस्म है, हमारी इंटरनल एनर्जी और हमारी अर्थ की एनर्जी जो कि बहुत पावरफुल है, ये लड़ने लगते हैं। हमारी नींद बेचैन हो जाती है, हम बड़े डिस्टर्ब रहते हैं। इसको जैसे हमने टर्न किया, अब हमारा जो सर साउथ की तरफ चला गया, नॉर्थ हमारे चले गए पैर नॉर्थ की तरफ, माइनस प्लस, अब माइनस प्लस हो गया, ये अट्रैक्ट करने लगेंगे, उधर भी अट्रैक्शन होगी, इधर भी अट्रैक्शन होगी, नींद बड़ी गहरी आएगी। ना सिर्फ नींद गहरी आएगी बल्कि हमारे जिस्म के अंदर जो एनर्जी है और हमारे जिस्म में आयरन भी है तो वो भी सही चार्ज होगा। सही, ये वजह है। अगर आप सेहतमंद होना चाहते हैं, अब इसमें एक और चीज़ है जिसको मैं साइंटिफिकली तो साबित नहीं कर सकता, अलबत्ता किताबों पे है, मेरे उस्ताद ने बताया। अगर आप वेल्दी होना चाहते हैं, आप एक्टिव होना चाहते हैं, तो आपका सर जो है ना वो साउथ की तरफ होना चाहिए। इसीलिए ना कि चाको चौबंद रहेंगे, चाको चौबंद रहेंगे और फिर आप एक्टिव हाँ। रहेंगे। एक तो ये हो गया। इसके फेसेस हैं और इसमें हम तकरीबन 4 से 5 ड्रीम साइकिल से गुजरते हैं हर रात। ये 90 मिनट ड्रीम साइकिल कहलाता है। जी, 4 फेस हैं। कुछ लोग इसको स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। हमारे यहाँ इसको
4 मुख्तलिफ अंदाज में माना जाता है। सबसे पहले हम होते हैं बीटा लेवल पे। बीटा लेवल हमारा आपका लेवल है, हम जाग रहे हैं, हमें चुभेंगे तो तकलीफ भी होगी, होश में है। इसके बाद हम अल्फा में जाते हैं। जब हम लेटते हैं तो बीटा में लेटते हैं, फिर हम अल्फा में जाते हैं। अल्फा जो है डे ड्रीमिंग है। अब यहाँ पे आप एक ऐसे फ्रिक्वेंसी में आते हैं और यहाँ 10.8 एक लेवल आता है जिसमें आप ड्रीमिंग में चले जाते हैं। ये ड्रीमिंग बड़ी रियलिस्टिक हो जाती है, यानी ऐसा होता है डर भी जाता है, आदमी हंसने लगता है, रोने लगता है। इसके बाद फिर हम उससे बीटा से अल्फा पे आए, अल्फा से हम थीटा पे चले गए। थीटा सेंसलेस स्टेट है, बेहोश हो रहे हैं आप, ना सिर्फ बेहोश हैं बल्कि एक ऐसा लेवल है कि अगर उसमें कोई कुछ कर भी दे, तकलीफ भी हो जाए, कुछ काट भी ले, पता नहीं चलता। और यही लेवल जो है हॉस्पिटल में ड्यूरिंग द ऑपरेशन डेवलप किया जाता है कि हम वहाँ पे सो रहे होते हैं और ऑपरेट होते हैं, कट रहे होते हैं, लेकिन पता नहीं होता। उस लेवल पे होते हैं जहाँ पे पेन का एहसास नहीं होता। सही। और यही एक लेवल है जहाँ पे एक ज़ात मुबारका, बहुत अजीम ज़ात के जब पैर में तीर चुभा था तो कहा था कि जब ये हालत नमाज में हो तो खींच लिया जाए, क्योंकि वो कैफियत ऐसी है कि उसमें कुछ एहसास ही नहीं हुआ, कहीं और ही लेवल चला गया वो। एंड इसके बाद होता है डेल्टा। डेल्टा इज नियरेस्ट टू डेथ, कोमा। यस, थैंक यू। ये एक ऐसा लेवल है कि इंसान जिंदा है लेकिन मुर्दा जिंदा लाश है। अच्छा, ये 90 मिनट में होगा। बीटा से अल्फा, थीटा, डेल्टा। डेल्टा को टच किया और देन अगेन फिर स्टेट ऊपर जाएगा। तो आपने देखा, अगर गौर करें तो चाहे बच्चों को गौर कीजिए या बड़ों को भी कीजिए, 90 मिनट के बाद या तो वो करवट ले रहे होता है या उठ के कहते हैं क्या मुसीबत है, सारे लोग बातें कर रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, हालांकि वो 90 मिनट से हो चुका है। ये एक थोड़ा सा लम्हा आता है जिसमें थोड़ी सी बेदारी होती है। अच्छा, उसके बाद फिर साइकिल दोबारा शुरू होता है। तो ये हम बार बार 90 मिनट के 90 मिनट का ड्रीम साइकिल पे चलते हैं। और पहले वाला जब चला गुजर जाता है तो वो डिलीट हो जाता है, नया वाला फिर आ जाता है। इन केस आपका नहीं हुआ तो फिर आप थीटा में जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। बाज़ नींदें बड़ी खतरनाक भी हो सकती है। सो ये भी हमें देखना चाहिए, दिशा भी हमें देखना चाहिए, वक्त भी हमें देखना चाहिए, वक्त ये कि 10 और बजे तक आप हमें सो जाएं। लेटने के का अंदाज भी समझना चाहिए। अच्छा, अगर हम पेट के बल लेटते हैं, यानी कि उल्टे औंधे मुंह। तो वैद्य ये कहता है कि ये वो लोग होते हैं जो जिंदगी से बेजार हैं। स्ट्रेस के लोग ज़्यादातर आपको औंधे मुंह लेटे हुए नजर आएंगे। आई नो, हाँ, लेकिन साइंस भी मना करती है। बिल्कुल साइंस मना करती है। इवन हमारे एक बोन सेटर आए थे, हमारे तो कह रहे हमारे थे दीन कि- हक मना करते हैं। कहते हैं हड्डियों की अलाइनमेंट खराब हो जाती है उन लोगों की जो उल्टे। बहुत सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन अगर किसी शराबी को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या कहते हैं? औंधे मुंह गिर गया। किसी को शिकस्त खुर्दा बताना हो तो हम क्या करते हैं? औंधे मुंह गिरा। तो उल्टा लेट के नहीं सोना है ना, चाहिए। औंधे मुंह गिर गया, ये तो हलाक हो गया, औंधे मुंह हलाक। कुरान में जिक्र औंधे मुंह जिक्र है हलाक होने का। बहरहाल अल्लाह माफ़ करे अगर ऊंच नीचे जाए। ये पहली बात है पोजीशन के, औंधे मुंह नहीं लेटना, पेट के बल नहीं लेटना। इसमें आपको जो सर्वाइकल के पास तो नहीं, लेकिन लंबर के बाद बहुत ज़्यादा खतरा होता है, हिप के पास भी बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। अगर बिल्कुल पलट के लेटेंगे, यानी कि पीठ सीधे के बल। पीठ के बल। तो आपने उमन देखा होगा खर्राटे लेता है आदमी इसी में, ठीक है। और ये एक पोजीशन ज़रूर सीधी है, लेकिन इसके भी अपनी कॉम्प्लिकेशन है बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद आदमी जो लेटता है उल्टे हाथ की तरफ लेटता तो वहाँ दिल है आपका। है। उल्टे हाथ की तरफ जब आदमी लेटेगा तो उसको जाहिर बात है दिल का एक तो वो प्रेशर चेस्ट पे आया तो ड्रीम्स आएंगे ख़राब, घबराहट होगी, ये बड़ी बेचैनी वाली नींद होगी। और इसमें पैर ज़रूर मारता रहेगा आदमी, पैर हिलाता रहेगा क्योंकि बेचैन है। तो बेहतरीन जो पोजीशन है वो सीधे हाथ पे, जो हमारे इस्लाम ने भी हमें सिखाई। अल्हम्दुलिल्लाह साइंटिफिकल बात है। सीधे हाथ की तरफ जब आप सोते हैं तो गहरी नींद होती है। ये बड़ी ही बेहतरीन रिपेयर का मौका होता है क्योंकि आपकी डायरेक्शन दिशा भी सही है, शुमाल की तरफ है। आपने शुमाल की तरफ अपने आप को रखा, आपने सीधी तरफ रखा, रात का वक्त भी सही है, खाना आपने तकरीबन 2 घंटे पहले खा लिया था क्योंकि हजम, ये खाना हजम हो जाना चाहिए। तो अगर आप मगरिब के वक्त खा लेते हैं और इशा के बाद सोते हैं तो आपका खाना हजम हो जाता है। ये साइंटिफिकली है, हमारा दीन मुक़द्दस जो है वो साइंस के तहत आपको बता रहा है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब एक और चीज़ आती है, क्या नींद से पहले आपने अपने आप को इंस्ट्रक्शन दी हैं? सुने, हम लेट जाते हैं इसलिए कि हमने ज़िंदगी को भी बहुत ही ग्रांटेड लिया और नींद को भी, रिपेयर का काम भी बहुत ऐसे ही है। अरे सुबह ऑफिस जाना है, चलो अब 2 बज गए, अब बस लेट जाओ। जब बस हो जाती है तो हम कहते हैं लेट जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। नींद का एहतमाम किया जाता है। सही है। बाज़ जगहों तो वैद में तो बड़ा कुछ खुशबुआत भी रख दी जाती हैं। हमारे यहाँ तो खैर मॉस्किटो कॉइल रखा जाता है, ठीक है, वो बहुत आते हैं। ऐसा नहीं है। जिंदगी मस्कीटो कोयल आपकी नींद खराब करता होगा ना? बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा केमिकल है। केमिकल है। बेहतर है कि आप नीम के पत्ते जो हैं, खुश्क पत्ते, वो थोड़े से वहाँ रख के जला दें उसको, वो बेहतर है। क्या इसको करना घर- चाहिए शायद एहतमाम घर जैसे में आपके? हाँ। अब इसमें एक एहतमाम बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप से कहें कि मैंने ज़िंदगी यानी दिन में जो काम करने थे वो कर लिए, सेल्फ हिप्नोसिस कह दीजिए, NLP। अब मैं सोने के लिए लेट रहा हूँ या लेट रही हूँ, मुझे आराम की और रिपेयर की ज़रूरत है, तो मैं अपने आप से उन तमाम ख्यालात से, थॉट से कहती हूँ या कहता हूँ कि कुछ देर के लिए, जब तक मैं सोऊं सुबह तक, मुझे छोड़ दिया जाए ताकि मैं गहरी नींद पे चली जाऊँ या चला जाऊँ। और जब मैं बेदार होऊंगा या होंगी तो मैं इन तमाम थॉट जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उनको दोबारा कैरी करूँगा या करूँगी, और फिर इंशाल्लाह आप अपने आप से बात करें। आप इतना ग्रांटेड तो नहीं लें कि आप जाग गए, सो गए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह ये हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जागें तो रब का जिक्र होना चाहिए, सोएं तो रब का शुक्र होना चाहिए। सादत है ना, नींद आपको सादत के तौर पे और मिलेगी। नींद आप वैसे तो भी कह रहे हैं जी, टेम्पररी मौत है, अगर आपके सोने से पहले बेहतर है कि आप एहतमाम ही करके देखिए सोएं। बड़ी सिंपल सी बात है। अब यहाँ आपने बड़ी गहरी बात कर दी। मैं ना आलिम हूँ, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ दीन का, और इस पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। ये तो मानना पड़ेगा ना कि मरने से पहले तौबा करनी है। बिल्कुल। तो सोने आरजी से मरने पहले। से पहले क्या करें? मैं तो कह रही हूँ तो फिर तौबा कर लें ना, हाँ, तौबा ही करके माफ़ कर दें, जान छोड़ दें, लोगों को माफ कर दें और अपने लिए भी। अपने माफ़ी मांग लें ना। सही बात। हम कौन से तीर मार खाए, हमने क्या गलतियाँ नहीं की? सही बात है। वो तो फिर वो वकील और जज वाला मामला हो जाए ना, अपने लिए जज दूसरों के लिए वकील, ऐसा नहीं होता, या दूसरों के लिए जज अपने लिए वकील। हाँ, दूसरों इस के तरह लिए हो जज एक्चुअली। हाँ। जाता। सो मैं ये समझता हूँ कि नींद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दुनिया में तो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, अगर आप वहाँ डिनर के लिए जाएं तो वहाँ 6 बजे लिखे होते हैं। एब्सोल्युटली। वहाँ जाइए। मैं एक ट्रेनिंग में गया था आयुर्वेदा के लिए श्रीलंका, ठहरा हुआ था, बड़े अच्छे होटल में था। अब उतने अच्छे होटल में मैंने सोचा डिनर करूँगा तो फिर कुछ और ही गड़बड़ हो जाएगी, तो वैसे ही तो मैंने और मेरे बेटे ने सोचा कि चलो कोलंबो में हम कहीं बाहर जाके खाना खाते हैं। बाहर निकले तो हमें डर लगा। हमें कहा कि यहाँ पे भी हड़तालें होती हैं, कितनी खतरनाक। डार्क, कितने बजे? तकरीबन 8 या 9 बजे। 9 बज रहा था। हाँ। और 9 बजे मेरी समझ नहीं आया कि वीरान क्यों गया। मैं डर गया, मैंने कहा शायद यहाँ पे भी वो क्विक वाली हड़ताल तो नहीं हो गई। बाहर निकला, उन्होंने कहा जी वो तो डिनर टाइम ओवर। खत्म। हाँ। अब आप एक आगे जाइए, वहाँ पे एक होटल मिलेगा, वो पंसारी का होटल, वहाँ इत्तेफाक से हमें चावल वावल मिल गए। हाँ। उसने बताया जी मैं खुला रहता हूँ क्योंकि मैं कराची से हूँ। तो अच्छा, आप देखें जब भी ट्रैवल करते हैं हम तो हमें पूरी दुनिया में अर्ली मॉर्निंग सुबह होती है, हसल बसल, और मगरिब के बाद सब अपने घरों में होते हैं। एक हम ही हैं जिन्होंने पूरी कायनात से टक्कर ली हुई और रब से टक्कर ली हुई है ना। हर चीज़ को हमने उल्टा किया हुआ है। अगर हम इवन हम इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो वो दिखाते हैं 7 o'clock बेड टाइम है, सब लोग सोने लेटे हैं, और 6 o'clock या 5 o'clock अलार्म बज रहा है। मूवीज़ में भी हम देखें तो हीरो उठ रहा होता है, और एक हम ही ने जो है वो सुबह देर से सोना है, रात भर जागना, फिर रोते रहना है कि मुझे ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, मसाइल है। जब आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स बनाए ना, तो ये वाला जो क्लिप है इसको डाल दें, यही इसका हाँ, जुज़्व है इसका इस gist है, प्रोग्राम हाँ, का, सही बात कि हमने टक्कर ली हुई है, हम बागी हैं। हाँ। और बगावत की वजह से आज हम उस मुकाम पे आ गए हैं। अल्लाह ताला ने कोई हमें, नहीं पूछता, हाँ, ज़लील और रुस्वा कोई कर नहीं दिया पूछता। है, that is ये तो ऐसे ही है कि जी बंदर रोड पे एक साहब बैठा करते थे, आजकल तो ट्रैफिक इतनी है वहाँ कोई नहीं बैठता इस तरह। वो लिख के बैठते थे, मुल्क का सबसे मशहूर प्रोफेसर, कबूतर से वो फाल निकालते थे, तो वो प्रोफेसर साहब खुद लिखते थे अपने आगे, मुल्क का सबसे मशहूर, पाकिस्तान का सबसे मशहूर। उनको जानता कोई नहीं था, मैं भी नहीं जानता, इसी तरह तो लेकिन सब ये जाने। मैंने याद रह गया हाँ। कि वो देखो, कहते आज तक याद है आपको। हैं सबसे मशहूर। तो अगर दुनिया में हम ये कहें हम बहुत फैले हुए हैं, बहुत बड़े लोग हैं, हम कह रहे हैं ना, हमें दुनिया क्या कहती है। सही बात। उन्होंने साइड पे कर दिया, साइड पे जाइए। तो अब मैं आपसे एक जुमला कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये समझना है, क्या हम कुदरत से लड़ रहे हैं? हमारे यहाँ कुदरत से हर चीज़ में लड़ रहे हैं। हम मुक़द्दस इमारतों को देखते हैं जहाँ पे सफाई के बारे में दर्स होता है, लेकिन टॉयलेट से निकला हुआ पानी रोड पे बहता हुआ आता है, ईंटों के ऊपर पैर रख के जाना पड़ता है। हम अगर कारोबार में, बाजार में देखें तो हर चीज़ का जिक्र होता है, लेकिन वहाँ पे अदल का नहीं होता। तराजू हमें आज तक नहीं पता कि जो बाट हैं वो बाट भी हैं कि नहीं है, क्योंकि अक्सर बाट तो रखते ही नहीं, और वो रीज़न ये होता है कि बाट चोरी हो जाते हैं तो पत्थर रखते हैं। और कुछ इदारे हैं जिनका काम ही ये चेक करना है कि बाट हैं कि नहीं। अब पता नहीं वो कहाँ होते हैं, मुझे नहीं पता। रोड पे हमने गाड़ियों के अलावा हर चीज़ को इजाज़त दी हुई है कि आप ठेला लगा लें, जो काम करना है रोड पे कर लें। टैक्स रोड गाड़ी वाला देगा, रोड टैक्स गाड़ी वाला देगा, लेकिन खड़ा कौन होता है? हर कोई ठेले वाला, सिवाय गाड़ी वाले का। और कितनी दूर खड़ा होता है? दुकान के आगे, बहुत आगे। हर दुकान वाले ने अपना सामान निकाला। हमने हर महाज पे अपने आप को साबित किया कि आप कानून बनाए, तोड़ना हमारे काम है। बागी कौन? और फिर हमने तोड़ते तोड़ते
दुनियावी कानून को तोड़ते तोड़ते हमने रब के कानून भी तोड़ने लगे। नींद जो आज हमारा मौजू है उस पे हमने बहुत ज़्यादा बगावत की है, लिहाजा ज़हनी अमराज का शिकार है। ज़हनी, जिस्मानी, हार्ट, जिस्मानी तो होगा ना, मतलब हर देखिए चीज़ शुरू तो तबाह। जहन से होगा ना, एज हम जल्दी उसके कर बाद रहे हैं। एजिंग का रिपेयर कहाँ होगी, उसमें होगी आपका कॉलेजन, दुनिया भर की रिपेयर आपकी वहाँ होती है। अगर एक नींद के साथ एक और चीज़ है जो अलग मौजू है, जो कि मैं आज नहीं छेड़ना चाहता, वह है बायोलॉजिकल क्लॉक। आपके जिस्म के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। अगर आप उस टाइम पे नहीं सोते जो सोने का टाइम है, तो आपकी किडनी गई। लिहाजा जो लोग देर से सोते हैं वो जो पहले अमराज का शिकार होंगे उसमें किडनी फेलियर की तरफ जाएंगे, किडनी खराब होगी। शुगर भी, ब्लड, हाँ, बेशुमार चीज़ें हैं ना। हम आप ये कैसे मुमकिन है कि आप एक मशीन लें और उसकी रिपेयर ना करें, नींद रिपेयर। बिल्कुल। थैंक यू सो My मच। pleasure. ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सेंसिटिव है और मुझे लगता है कि हम सुन रहे हैं। और अब तो देखिए, मैं कहती हूँ कि कोई मालूमात ऐसी नहीं है जो आपको अवेलेबल ना हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह भरा हुआ है। लेकिन मैं जो आपने बात की ना कि अब जानवर हैं वो कुदरत पर चल रहा है, तो तमाम जानवर अगर सो रहे हैं और जागने वाले, जैसे हमारी अम्मी कहती थी कि उल्लू जागते हैं, जब डांट पड़ती थी ना हमें, तो हम ही आगे से कहते थे कि हम भी तो नॉकटर्नल हो सकते हैं, हो सकता है हमें अल्लाह ने जागने के लिए बनाया हो। लेकिन बड़े होकर जब मैंने रिसर्च पढ़नी शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आती तो भी कोशिश करके सो जाएं, बिकॉज अदरवाइज देयर इज़ नो टाइम फॉर रिपेयर ऑफ द बॉडी। अमराज जो है ना, बीमारी, उनकी कोई अलामतें हैं। उनमें से एक अलामत है आपका बायोलॉजिकल क्लॉक खराब हो जाना, यानी सर्केडियन रिदम दिन खराब हो जो आपका है वो रात हो गई, रात आपका दिन हो गया, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ही चेंज हो गया। बिल्कुल। अब आपका हर चीज़ चेंज। अब हर चीज़ ख़राब हो गई। बहुत शुक्रिया, My pleasure. हमेशा की तरह बड़े इंटरेस्टिंग मौजू को इतने इंटरेस्टिंग और आसान अंदाज में पेश करने का। और इंशाल्लाह दोबारा आपको ज़रूर देते ही हैं तकलीफ़ और देंगे, और किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। तो वही, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको लगता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, तो ये सिर्फ दिमाग का प्रॉब्लम है। आपका दिमाग, आप जो कहेंगे वही सुनेगा, वही जानेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी जैसे वजाद भाई भी कह रहे थे कि किडनी का मसला होता है। मैं एक जगह पढ़ी थी जो कि बड़ी अलार्मिंग बात थी कि रात के 10 बजे के बाद आपके पेनक्रियास काम करना बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद आप जो भी मीठा खाते हैं वो शुगर ब्लड में ब्लड में ट्रैवल करती है, उस वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाती है। मैं आदी हूँ कि मैं मगरिब के वक्त खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है मुझे हज़म नहीं हो रहा है, और अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि समहाउ मेरी ये आदत है। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा तुम इतनी स्मार्ट कैसे, दुबली कैसी हो, तो मुझे अब लगने लगा है कि मे बी बिकॉज़ मेरा किचन बंद हो जाता है 7 बजे, फिर सुबह खुलता है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती हो जाती है, एंड आई रेजिस्ट। कभी होता है ना 10 बजे भूख लग रही है तो आई रेजिस्ट। दिमाग को आप जो बता देंगे वही पूरी बॉडी को वो मैसेज देगा। आप दिमाग से कह दें मुझे भूख लग रही है, आपकी बॉडी कहेगी हाँ भूख चाहिए, खाना चाहिए। दिमाग को कहे मुझे भूख नहीं लग रही, नहीं लगेगी। तो आपके हाथ में है आपकी लाइफ की क्वालिटी। 10 बजे के बाद कोई ज़रूरत नहीं है ना कॉल्स उठाने की, ना किसी को एंटरटेन करने की। वही आप 4 बजे उठ जाएं। हमारा तो इतना खूबसूरत हुआ है, उन्होंने 4 बजे के ना, अल्लाह ताला ने समझो कैसी एडवर्टाइजमेंट की, प्रमोशनल कैंपेन कि जो दुआ मांगो कबूल होगी, तहज्जुद में ये। हमें तो तहज्जुद का इतना अच्छा वो दिखाया गया रुख, मगर हम देखना ही नहीं चाहते। पता नहीं हम वाकई हम क्यों टक्कर लेके बैठे हुए हैं। तो एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद मैं वापस जाऊँगी इरम का, देखेंगे कि हमारा वो जो चिक्कड़ छोले थे वो कहाँ तक पहुँचे। और इसके अलावा इरम एक बड़ा मज़ेदार कहवा बना रही हैं, एक बड़ा मज़ेदार कहवा बना रही हैं, कहवा होता है ना, हाँ। और वो कह रही थी कि ये हाज़म भी होता है और इससे गले की जो खांसी वासी है वो ठीक हो जाती है। तो ये अभी उनसे सीखेंगे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको लेके जाएंगे किचन में और ये सब जानेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मौजूद हूँ इस वक्त किचन में और बड़ी मज़ेदार से चिक्कड़ छोले रेडी हो चुके हैं। अच्छा, मुझे बचपन में लगता था कि चिकन को शायद लाहौरी बोलना नहीं है सीख रहे, तो वो चिकन को चिक्कड़ कह रहे हैं। बाद में पता चला कि नहीं, ये स्पेस की वजह से है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इरम, मुझे बताएं कि ये जो चिक्कड़ छोले हैं वाकई बड़े चिकने चिकने से बने हुए। मैं अगर दिखाना चाहूँ, वाह वाह ज़बरदस्त, इसमें सौंफ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम इसको डिश आउट करेंगे। बस हम इसको डिश आउट करेंगे। अंडों का आपने क्या किया? अच्छा, एग जो है मैंने हल्का सा ऑयल लिया, ऑयल में मैंने हल्दी और नमक, और जो मैंने मसाला हल्का सा जो मैंने घर का बनाया हुआ था भुना हुआ, वो हल्का सा उस पर डाल के और इसको फ्राई कर लिया। सिर्फ हल्का सा बस, हाँ, ताकि अंडे में भी थोड़ा, जब हम निवाला तोड़े तो अंडे में भी जायका है। राइट। तो क्या मैं आपको हेल्प कर दूँ इसको डिश आउट करने में? डिश आउट करते हैं। ये देखें जी जनाब, बस ऑयल का तो आपको पता है ये चने कितना पीते हैं। आई नो, लेकिन फिर भी आ रहा है क्योंकि हमने अच्छा खासा डाला था। वो मैं ऊपर में एंड में डालूंगी। अच्छा, मैंने जो अंडे जो फ्राई किए थे ना, तो मैंने वो ऑयल भी इसमें डाल दिया। अच्छा, ताकि अच्छा खासा। अच्छा खासा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, एंड में मैं सोची थी ऐसे करके ना। सही सही।
देखा, इतना तो मजा आता है। ये हटा देते हैं। ये मुंह आई में थिंक आती ये है अच्छा खास, हाँ बहुत बुरी लगती है। और सबसे बुरी तो वो लगती है इलायची मुंह में आते हुए। बहुत। मैं अक्सर चीज़ों में फिर इलायची का पाउडर डाल देती हूँ। अब क्या करना है, अब वो अंडे सेट करेंगे आप इस पर। अंडे सेट कर। अगर हम इसको थोड़ा सा इधर कर लें तो चलो ठीक है। हाँ। उनको आसानी हो जाएगी। तो घर वाले तो बड़े खुश होते होंगे कि आज अगर हम चैनल के लिए क्या बना रही है तो वही चीज़ घर में भी खाने को जी मिलेगी। जी। मेरे हाथ की बिरयानी, पुलाव बिरयानी, अच्छा, हाँ बहुत मशहूर। फेमस। सही। अच्छा, अब ये हमारा हो गया है रेडी। इसको हम इधर कर देते हैं और ये आगे कर देते हैं ऐसे। ठीक है, अब हम बना रहे हैं कावा। ये पानी उबल चुका है। रम, बताइए क्या डालना है इसमें, क्या करना है? ये आप मुझे दे दिया करें, मैं कर दूंगी। अच्छा। कितना पानी उबाल रही हैं? अच्छा, ये 2 कप मैंने पानी लिए। ठीक है। तो पानी लिया और चीनी मैंने इसमें ऐड कर दी, क्योंकि कच्ची चीनी जो है वो अच्छा, ये जो चीनी है आपने कितनी ऐड की 2 कप पानी में? मैंने 2 चम्मच। 2 चम्मच चीनी ऐड की 2 कप पानी में, यानी कि 1 चम्मच एक उसमें। अब हमने इसमें क्या डालना है? अब ये कि पानी जैसे ही बॉईल होगा, अच्छा जो कि हो कच्ची रहा चीनी है। जो है ना वो बच्चों के पेट में दर्द करती है। तो हमेशा आप जब भी फीडर बनाएं बच्चों का, तो जैसे माएँ दूध में जैसे कच्ची चीनी डाल देती तो वो पेट में दर्द करती है। वाह, ये तो पहले तो कभी किसी ने नहीं हाँ। बताया। तो हमेशा जो है वो चीनी को पका लेना चाहिए। राइट, तो सही पका के अगर आप डालेंगी तो फिर बच्चों के पेट में जैसे दर्द वगैरह हो जाता है नहीं तो होगा। नहीं होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, इसमें हमने 2 कप पानी है, 2 चम्मच चीनी है, इसको ये बॉईल हो रहा है। अब क्या करें? अब जैसे शुगर के पेशेंट हैं तो और वैसे भी अगर आप ये शहद डाल दें, अगर चीनी की बजाय अगर चीनी ना डालें। अच्छा, अगर मैं ये चेंज कर लूँ पतीला, मैं सोच रही हूँ वाला इधर रख देती हूँ और यहाँ पे, ताकि कैमरा में नज़र आ जाए कि हम किस तरह से बना रहे हैं। इस चूल्हे को जला लेते हैं। अच्छा, अब ये पानी कैमरा में नज़र आ रहा होगा। तो भाई इसमें 2 कप पानी और 2 चम्मच चीनी उबल रही है। अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो चीनी ना डालें, हटा के और ये शहद डाल दें। शहद डालें। इसमें अब क्या डालना है? अब जैसे इसमें बॉयल आएगा तो ये है पत्ती, थोड़ी सी पत्ती आपने थोड़ी सी ही डालनी है, ठीक है। क्योंकि फिर ये होता है कि कावा कड़वा हो जाता है ना। तो थोड़ी सी पत्ती लेनी है, एक आपने मोटी इलायची ले ली है और एक दालचीनी का टुकड़ा, बस। सही ये है, 2 ठीक कप के लिए काफ़ी है। अच्छा, मुझे दिखाएगा। हाँ। अच्छा, अगर यहाँ पे इन केस नज़र आ जाए तो हमने पत्ती, मोटी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा, हाँ। और ये कितनी पत्ती ली आपने? थोड़ी सी हाफ टी स्पून होगी। ये टोटल हाफ टी स्पून है फॉर 2 कप्स। जी जी, मैं ये सब उठा के इसमें डाल दूँ? बस। अच्छा, मुझे लिड भी चाहिए होगा इसके ना, क्योंकि मुझे चलो इसको फिर भाई, ऑफ पहले करना। बताती। अच्छा, ये हमने डाला, कितनी देर हम उबालेंगे इसको? बस इसको बंद कर देंगे। मैं अभी कोई लिड आपको कहीं से, चले बस बंद करके अब हम इसे ढक देंगे। अच्छा, आप टेंशन नहीं ले, मैं देखती हूँ। लिड तो शायद मुश्किल है, प्लेट रख देते हैं हम इसके ऊपर। अच्छा, अब ये हल्की आंच क्योंकि पे, अगर हम इसको पकाएंगे तो ये बहुत कड़वा सा हो जाएगा ना, क्योंकि मोटी इलायची डाली है, बिल्कुल, बिल्कुल। पत्ती डाली है, तो हमें कड़वा नहीं करना। सही है। और ठीक बच्चे है। जो है ये शौक से बहुत पीते हैं। मेरे घर में तो कहते हैं बड़ी मम्मा हमें कोको कोला वाला कावा दे दें, तो वो मज़े से, मेरे जो देवर के बच्चे हैं उनको खांसी हो जाए, कफ हो जाए, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के पेट में दर्द तो होता है। आज बड़ी मम्मा हमारे लिए कोका कोला वाला कावा बना रही हैं और इसके ये छोटे छोटे कप्स भी लाई हैं। जी। अच्छा, कितनी देर हम दम देंगे? बस 2 मिनट। 2 मिनट का दम है 2-3 मिनट। और बस फिर हम इसको फिर इसको सर्व निकाल कर देंगे। लेंगे। और फिर सर्व ऊपर से शहद डाल दे, बच्चों को शहद डाल के दे दें। इतना सिंपल। इतना सिंपल है और इजी है। इसमें 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी पत्ती। जी, थोड़ी सी पत्ती। अगर हम ग्रीन टी हो तो वो ग्रीन टी भी डाल सकते हैं आप, ग्रीन टी डालना चाहे, इसमें आप पुदीना डालना चाहे, बहुत चीज़ें हैं, मगर ये एक आसान सा ये कावा है, तो फटाफट वाला। फटाफट वाला। ठीक है। और ये हमारी अम्मी जो है बचपन से हमें देती थी, अल्लाह पाक आई उनको थिंक 2 मिनट हो गए। हाँ। हटा दूँ? जी। अच्छा जी, अब ये कावा इसमें चला जाए। आप ही निकालें। हाँ, मैं निकाल। ऐसे निकालेगा कि अगर टपके भी तो इधर ही। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। निकालने चलें, ज़्यादा तो क्या होगा, गिरेगा ही ना। देखिए इसका कलर। ओह वाह, वहाँ रखती हूँ मैं, कलर नज़र आएगा।
चने जो हैं वो हज़म करने का भी इंतज़ाम है हमारे पास। अच्छा, वोमिट के लिए बहुत अच्छा है, वो जैसे उल्टी वगैरह आती है अच्छा, ना बच्चों वॉमिट के लिए सही। जी, बहुत अगर अच्छा है। नौजिया है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये कावा ना। ठीक है। ओके, एक्सेलेंट भाई, हमारा खूबसूरत। अब इसमें आप शहद डाल दें ऊपर से, चाहें तो चाहे शहद डाल दें, चाहे ना डालें। चाहे आपकी ओके, ब्रिलियंट। अच्छा भाई, हमारा कावा और अंडा चना तैयार तैयार है। हो लाहौरी चिक्कड़ छोले। लाहौरी चिक्कड़ छोड़े, हाँ, हाँ, तो चिक्कड़ वहाँ चने, चिक्कड़ चने। छोले, हाँ, लाहौरी चने। सही है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर यहाँ इधर रख दूँ जी, और इसके साथ आप ये सर्व कर दें, हनी। हनी सर्व करते हैं, हनी तो बेस्ट होता है। ठीक है। चले भाई, थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम में आने का। बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आप कहीं अच्छा भी पहली बार आए? फर्स्ट टाइम, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से, सब बहुत कोऑपरेट किया सबने। चले, और सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और हमें भी बड़ा मज़ा आया, आपने इतनी मज़ेदार चने, और यकीनन टेस्ट में भी अच्छे होंगे, अभी मैं चक्कर बताऊंगी। तो जनाब, आपसे भी इजाज़त चाहूँगी और हम अपने व्यूअर से भी इजाज़त चाहते हैं। यकीनन आज का प्रोग्राम आपने इन्जॉय किया होगा। आज दो इंतहाई अहम मौज़ूआत पे बात हुई। एक तो अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, अगर आपको लग रहा है कि वो उनसे खाना नहीं ठीक से खाया जा रहा है या बात नहीं की जा रही, तो उसका इलाज तो नहीं, लेकिन उसके लिए एहतियात मुमकिन है या उसको मैनेज किया जा सकता है। रादर दिन हम अपने बुज़ुर्गों को उनके हाल पे छोड़ दें कि अब तो अब्बा जी बूढ़े हो गए हैं, तो ऊँचा भी सुनते हैं और बात भी नहीं कर पाते, तो ऐसे ही मामला चलाते रहें। टेक केयर ऑफ़ योर एल्डरली पीपल, जो घर में बुजुर्ग हैं। और दूसरा, उनके साथ ही दुश्मनी ना करें कि अरे काम नहीं करें, अरे उठे नहीं, अरे बैठे नहीं। भाई इंसान है, जब तक ज़िंदा है बेहतर है कि हाथ पाँव चलते रहें उनके। दूसरी बात, वक्त पे सोएं। ये तो नोट टू सेल्फ है, मैं भी ये वाली गड़बड़ करती हूँ, हालांकि मेरे पास कोई काम नहीं होता। मैं सोचती हूँ फारिग हो गई हूँ ना, अब नेटफ्लिक्स पे जो सीज़न है उसकी थोड़ी सी एक आध और एपिसोड देख लूँ, विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी बैड फॉर हेल्थ। और आप जल्दी एज करते हैं। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसको एंजॉय करें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।